आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 27। आज के लेक्चर के दो पार्ट्स होंगे, 27A और बी। 27A में हम ISA 260 डिस्कस करेंगे और 27B में ISA 265। दो स्टैंडर्ड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन 260 और 265 से पहले हम जो प्रीवियस हमने स्टैंडर्ड कवर किए हैं उनके पास्ट पेपर की कुछ डिस्कशन कर लें। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में कौन सा स्टैंडर्ड कवर किया हमने? 402 और 3402। 402 और 3402 किस एक कंसेप्ट से रिलेट करते हैं? सर्विस ऑडिटर से। सर्विस ऑडिटर कौन होता है? जो सर्विस एंटिटी के कंट्रोल्स पे रिपोर्ट देता है, ओपिनियन देता है। ठीक है जी। सर्विस ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है कितनी टाइप्स की हो सकती है? दो टाइप्स, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 में फर्क पता है आपको? क्या यूजर ऑडिटर के ऊपर लाजमी है कि वो सर्विस एंटिटी के कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करे या टेस्टिंग करे? बिल्कुल लाजमी है। ठीक है, और कैसे वो एविडेंस ऑब्टेन करता है, वो प्रोसीजर याद है आपको? प्रोसीजर है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ISA, दो क्वेश्चंस हैं, एक ISA 402 का, एक 3402। ठीक है, दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहले 402। सबसे पहले रिक्वायरमेंट कह रहा है इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन एंड ब्रीफली एक्सप्लेन। इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन का मतलब क्या होता है? क्या आप बताइए कि किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम, इशू क्या है? ठीक है, एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स दैट ऑडिटर वुड बी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इन द अबव सिचुएशन। और बताइए कि क्या स्टेप्स ऑडिटर लेगा इस सिचुएशन में। रिक्वायरमेंट से क्या हमें स्टैंडर्ड के बारे में पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, तो कैसे पता चलेगा? इंफॉर्मेशन से। कह रहा है फॉलोइंग सिचुएशन हैज अराइजन इन ऑडिट क्लाइंट ऑफ योर फर्म, ईयर एंड इज 30th December 2015. Certain management functions of the audit client had been outsourced. आउटसोर्स को अंडरलाइन करना है हमने, ये सबसे अहम इंफॉर्मेशन है। इस आउटसोर्स के लफ्ज से मतलब भाई पूरे हमारे ऑडिटिंग जितने स्टैंडर्ड्स हैं, सारे स्टैंडर्ड में सिर्फ दो स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो आउटसोर्सिंग को डिस्कस करते हैं। वो कौन कौन से हैं? 402 और 3402। तो हमें पता चल गया कि ये हमारा सर्विस ऑडिटर से रिलेटेड कोई कंसेप्ट आने वाला है। मोस्ट ऑफ द आउटसोर्स फंक्शन आर परफॉर्म्ड एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस प्रेमिसेस। ज्यादातर जो आउटसोर्स फंक्शन है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेमिसेस पे परफॉर्म किए जाते हैं। अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से भी हमें कुछ इंडिकेशन मिल गई कि ये 402 का क्वेश्चन है। कह रहा है वैल्यूएट द अबव सिचुएशंस। अब इसको वैल्यूएट कीजिए, बताइए इसमें ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है और स्टेप्स द ऑडिटर वुड बी रिक्वायर्ड, और ऑडिटर क्या स्टेप्स लेगा अपनी उस रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करने के लिए। पहली चीज आपने लिखनी है, ये किस स्टैंडर्ड से रिलेट करता है? 402 यूजिंग सर्विस ऑडिटर। ठीक है, इसमें हमने एविडेंस क्या ऑब्टेन करना है कि चूंकि फंक्शंस वैल्यूएशन ऑफ सिचुएशन में आप लिखेंगे, पहली चीज ये लिखेंगे कि इसमें मैनेजमेंट ने अपनी सर्विसेज आउटसोर्स की हैं। इसका मतलब है हमारी रिस्पांसिबिलिटी होगी कि हमने उस सर्विस ऑडिटर, वो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं? वो या कि जो आउटसोर्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, पाकिस्तान वाली के नेपाल वाली? ये नेपाल वाले। ठीक है, वहां पे तो हमने इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे एविडेंस ऑब्टेन करना है। इससे एग्री करते हैं? इवैल्यूएशन ऑफ द सिचुएशन में हमने कैसे इवैल्यूएट किया कि हमारी एज ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी है सर्विस एंटिटी के कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, ये तो लाजमी है। और अगर कंट्रोल स्ट्रांग हो, हम उन पर रिलाई करना चाहते हो, तो हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करना है। चलिए, इवैल्यूएशन ऑफ सिचुएशन होगी। अब आगे बताइए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? कैसे आप एविडेंस ऑब्टेन करेंगे? कैसे एविडेंस ऑब्टेन करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो आप ये देख लें सिग्निफिकेंस कितना है। नेचर ऑफ, क्या उसने नेचर ऑफ सर्विस बताई है कि पेरोल है या कि रिसीविंग है या परचेजिंग है? नहीं बताई। तो पहले हम स्टार्ट कहां से करें कि हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे नेचर ऑफ सर्विसेज आउटसोर्स एंड सिग्निफिकेंस से। क्लियर? फिर और क्या कोर्स ऑफ एक्शन में आएगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? रिलेटेड कंट्रोल्स हम अंडरस्टैंड करेंगे और टेस्ट करेंगे। कौन से रिलेटेड कंट्रोल्स? जो हमारे यूजर ऑर्गेनाइजेशंस में है या जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में? पहले यूजर से स्टार्ट करना। यूजर ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को नहीं अंडरस्टैंड करना, वो करना है ना। क्या आउटसोर्स सर्विस के हवाले से कोई यूजर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स हो सकते हैं? एग्जांपल दीजिए, कौन से थे वो? कम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स यानी फाइनल ऑथराइजेशन या अप्रूवल वगैरह, वो कंट्रोल ऑब्टेन करेंगे। अब और अच्छा, क्या सर्विस, सोच के जवाब दीजिएगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से हमें, यूजर ऑर्गेनाइजेशन से हमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रोल्स अप्लाई कर रही है उनकी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है कि नहीं? यूजर ऑर्गेनाइजेशन से
सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रोल्स अप्लाई कर रही है इन एक्टिविटीज पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है कि नहीं? बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि एग्रीमेंट किया होगा, शायद उस एग्रीमेंट से पता चल जाएगा। तो हम स्टेप नंबर 1 में हमने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है सर्विस यूजर ऑर्गेनाइजेशन से, डायरेक्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पहुंच जाना। इसके बाद आगे चले, अब ये 2-3 हमने प्रोसीजर तो यूजर एंटिटी पे परफॉर्म कर लिए। अब आगे फर्दर सर्विस एंटिटी में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हम उनसे, विजिट कर सकते हैं, अनदर ऑडिटर को यूज कर सकते हैं, और सबसे अहम तो भूल गया कि रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, जो मे बी टाइप 1 हो, मे बी टाइप 2 हो। क्या टाइप 1 की रिपोर्ट हमारे लिए कभी एक्सेप्टेबल हो सकती है? जब टाइप 2 की ऑप्शन है तो टाइप 1 की ऑडिट रिपोर्ट किस लिए? बताइए भाई, 2 तरह की रिपोर्ट है ना, टाइप 1 और टाइप 2। कौन सी रिपोर्ट एक्सेप्टेबल है, कौन सी एक्सेप्टेबल नहीं है? दोनों एक्सेप्टेबल, डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना रिक्वायर्ड है कि नहीं, आप कहेंगे सर ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे। अगर कंट्रोल स्ट्रांग है, अगर कंट्रोल पे रिलाई करना है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं, वरना नहीं करते। उसी तरह अगर कंट्रोल स्ट्रांग है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे रिलाई करना है तो टाइप 2 रिपोर्ट रिक्वायर्ड होगी। अगर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्टेन करना है, टाइप 1 से भी काम चल जाएगा। ठीक है। तो अगर किसी केस में आपको फर्दर इंफॉर्मेशन ना दे, सिर्फ ये कहे कि क्लाइंट से आपको टाइप 1 रिपोर्ट मिली, आपके लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं? हम कहेंगे, हम अपने क्वेश्चन को 2 हिस्सों में लेके जाएंगे। हम कहेंगे इट डिपेंड्स। अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल सिर्फ रिक्वायर्ड है तो फिर टाइप 1, अगर हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है फिर ठीक एक्सेप्टेबल है। और अगर हमने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल पे भी एविडेंस ऑब्टेन करना है तो फिर टाइप 2। तो ये 5-6 प्रोसीजर लिख देंगे। ये 2-3 तो हमने यूजर एंटिटी पे परफॉर्म कर लिया और 5-6 हमने सर्विस एंटिटी के बता दी। क्लियर? क्वेश्चन को देखे समझ आया क्वेश्चन आपको? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट। फर्क बताना है। 3402 का क्वेश्चन आ गया ना। टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट में फर्क बताना है, कम से कम 3 फर्क बताने हैं। सिर्फ ये नहीं कहना टाइप 1 में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल की बात होती है, टाइप 2 में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कंट्रोल की बात है। नहीं, ऐसे नहीं। आपने मुझे बताना है टाइप 1 की रिपोर्ट के कौन से एलिमेंट्स में फर्क आएगा और टाइप 2 के किस एलिमेंट में फर्क है। कल हमने रिपोर्ट को स्टडी किया था ना, रीड किया था, तो बताइए कि हमने सेक्शन वाइज, पैराग्राफ वाइज डिस्कस किया था ना। शाबाश। आप मुझे बताइए वो जो रिपोर्ट थी टाइप 1 या टाइप 2, किसी भी एक रिपोर्ट के, उसके कंटेंट से बता दें मुझे। डिफरेंस की तरफ तो बात, भाई डिफरेंस तब पता चलेगा ना जब कंटेंट से एलिमेंट्स पता होंगे। एलिमेंट्स बता दीजिए क्या है रिपोर्ट के। शाबाश, हिम्मत करे, आते हैं, हिम्मत करे, शाबाश। इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंस और क्वालिटी कंट्रोल वाला पैरा, ठीक है। लेकिन ये तो दोनों तरह की रिपोर्ट में आता है। शाबाश। और यूजर्स, ठीक है। हम बताते हैं कि ये रिपोर्ट को लिमिट करना चाहिए, इसके यूज को तो कर सकते हैं, हाँ। लेकिन ये भी टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में आता था। शाबाश। और स्कोप टाइप 1 में भी आता था, टाइप 2 में भी, लेकिन इसमें फर्क है। टाइप 1 के स्कोप में क्या लिखा होता था? हाँ, उसमें लिखा होता था कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल हमारे स्कोप में शामिल नहीं है। और टाइप 2 की रिपोर्ट में स्कोप में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कंट्रोल भी शामिल होता था। चले, स्कोप एक डिफरेंस आ गया हमें। और हाँ, वो डेट पे होती है और ये पीरियड पे होती है। वो से क्या मुराद है? टाइप 1 रिपोर्ट एज एड पे होती है और टाइप 2 फॉर द पीरियड एंडेड होती है। शाबाश। और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, असल में फर्क ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज्यादा आता है। टाइप 1 रिपोर्ट में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या किया है कि ओपिनियन एक्सप्रेस करना है 2 चीजों पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम और डिजाइन ऑफ कंट्रोल पे। और टाइप 2 में डिस्क्रिप्शन सिस्टम पे भी, डिजाइन ऑफ कंट्रोल पे भी और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कंट्रोल पे भी। अच्छा, यही डिफरेंस ओपिनियन सेक्शन में भी है। ओपिनियन सेक्शन में भी टाइप 1 में 2 चीजों पे ओपिनियन देता है और टाइप 2 में 3। लेकिन चूंकि स्कोप पैराग्राफ अलग है और ओपिनियन पैराग्राफ अलग है तो हमें दोनों को अलग अलग बता देना चाहिए। ठीक हो गया? 3-4 फर्क हो गए। एक डिफरेंस और। शाबाश। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बताइए, ये जो ऑडिटर ने किस में, टाइप 1 में आते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टाइप 2 में। ये रिपोर्ट के अंदर लिखे गए होते हैं कि साथ जो रिपोर्ट के साथ पेजेस अटैच किए जाते हैं उन पे लिखा होता है। रिपोर्ट के अंदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो ऑडिटर परफॉर्म वो लिखे होते हैं साथ पेजेस में। वो तो सब्जेक्ट मैटर है,
वो तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम साथ अटैच, वो तो जो मैनेजमेंट ने काम किए हुए ना वो साथ अटैच होंगे, जो ऑडिटर ने काम किया है वो रिपोर्ट के अंदर होंगे। कल यही आप में से किसी सवाल पूछा था ना सर, जैसा की ऑडिट मैटर आपने पूछा था कि जैसे की ऑडिट मैटर में प्रोसीजर लिखते हैं उसी तरीके से यहां पे भी लिखेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो वो टाइप 2 रिपोर्ट में, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में फर्क समझ आ गया आपको। फिर कह रहा है स्कोप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट अंडर द इंक्लूसिव मेथड एंड कार्व आउट मेथड। इंक्लूसिव मेथड और कार्व आउट मेथड में स्कोप ऑफ एंगेजमेंट क्या होगा ये बताओ। उसमें किसमें, उसमें से क्या मुराद बोला करे ना। हाँ इंक्लूसिव मेथड, इंक्लूसिव मेथड में स्कोप में क्या होगा, क्या होगा, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड होंगी स्कोप में, उसके डिस्क्रिप्शन सिस्टम को भी डिस्क्राइब किया होगा और डिजाइन ऑफ कंट्रोल, उसके भी डिजाइन ऑफ कंट्रोल इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, और कार्व आउट में स्कोप में, स्कोप ऑफ वर्क में कार्व आउट मेथड है तो स्कोप ऑफ वर्क में क्या शामिल नहीं होगा, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज और कंट्रोल्स। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए यूजर ऑडिटर को किस मेथड में ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्यों? गलत, यूजर ऑडिटर ने तो कोई काम करना ही नहीं है। मैंने तो यूजर ऑडिटर, मैंने तो सर्विस ऑडिटर पूछा ही नहीं था, यूजर ऑडिटर पूछा था। सर्विस ऑडिटर को इंक्लूसिव के पैसे ज्यादा मिलेंगे, इसमें काम ज्यादा है ना, प्रोबेबली प्रोबेबली। चलिए ये क्वेश्चन समझ आ गया, सोल्यूशन भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। चलिए ये था हमारा 402 और 3402। अब अगले स्टैंडर्ड की तरफ चलें। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है हमारा, नेक्स्ट है 260 और 265। कौन से स्टैंडर्ड है? 260 और 265। ISA 200 में हमने ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी, कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे? कम्युनिकेट टू, भाई पहले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताए ना, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसमेच वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती थी ISA 700 सीरीज के थ्रू। जब रिपोर्ट देता है, जब ऑडिटर रिपोर्ट देता है, किसको देता है? शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, लेकिन अगर आप देखें तो उसमें एक दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, क्या? टू कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग्स, कि ऑडिटर ने को ऑडिट के दौरान में अगर कुछ चीजें सामने आए तो वो उसने कम्युनिकेट करनी होती है। इसका मतलब है हम एज ऑडिटर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देना शामिल नहीं है, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट नहीं, बल्कि हमने कुछ कम्युनिकेशन भी करनी होती है। वो कम्युनिकेशन किसको करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, यही है 260 और 265। 260 और 265 का स्कोप क्या है कि रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के अलावा ऑडिटर ने कोई कम्युनिकेशन करनी है, इसका जवाब है यस करनी है। ये तो 200 ने बता दिया। वो कम्युनिकेशन कब करनी है, किसको करनी है, कैसे करनी है, ये चीजें कौन बताता है? ISA 260 265। कोई आपसे पूछे 260 और 265 का स्कोप बताओ, क्या बताएंगे? ऑडिटर की, ये दोनों स्टैंडर्ड ऑडिटर की कम्युनिकेशन से रिलेट कर, रिपोर्ट से नहीं करते, ऑडिट रिपोर्ट से नहीं करते, कैसे करते हैं? इसमें रिपोर्ट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, रिपोर्ट पे कोई क्या कि ऑडिटर ने कोई कम्युनिकेशन करनी है क्या, इस 200 कहता है यस करनी है, लेकिन आगे 200 नहीं बताता कब करनी है, किसको कम्युनिकेशन करनी है, कैसे करनी है, ये कौन बताता है? 260 265। तो स्टार्ट करते हैं, पहले कौन सा स्टैंडर्ड? 260 स्टार्ट करें जी। चलिए 260, ये नोट्स आपको मिल गए। क्या क्या टाइटल क्या है इसका? कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। 260 का टाइटल क्या है? कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। दो ही अल्फाज है, कम्युनिकेशन और दो चार्ज, लेकिन इनमें भी कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट, अच्छा इसमें देखिए मैनेजमेंट तो नहीं है ना, पक्का। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब है इन्फॉर्म करना। कम्युनिकेशन इज नॉट इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन, ये नोट कर लें। रिप्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड हमने कोई पढ़ा है ना, 580। कम्युनिकेशन में और रिप्रेजेंटेशन में फर्क। कम्युनिकेशन है ऑडिटर इन्फॉर्म करेगा दोषा विद गवर्नेंस को, या अगर कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट होता तो इसका मतलब होता ऑडिटर बताएगा मैनेजमेंट को।
ये होता है कम्युनिकेशन, जब ऑडिटर बता रहा हो मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स को। रिप्रेजेंटेशन क्या है? जब मैनेजमेंट या दो शाबिद गवर्नेंस ऑडिटर को कम्युनिकेट कर रही होगी मैटर, कोई इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन में रिप्रेजेंटेशन में फर्क है। अब भाई टू वे होता है ना बातचीत, मैनेजमेंट से ऑडिटर, ऑडिटर से मैनेजमेंट, ठीक है, लेकिन फर्क है। इसको रिप्रेजेंटेशन के साथ मिक्स नहीं करना। इसमें जितनी भी बातें होंगी सारी ऑडिटर से डायरेक्टर की तरफ जा रही होंगी। कम्युनिकेशन विद दो चाबी गवर्नेंस का मतलब है कम्युनिकेशन बाय ऑडिटर टू दो चाबी गवर्नेंस। ठीक, कम्युनिकेशन का मतलब समझ आ गया। दूसरा, दो चाबी गवर्नेंस किसको कहते हैं? पहले सुन ले किसको नहीं कहते। दो चाबी गवर्नेंस मैनेजमेंट को नहीं कहते, किसको कहते हैं? फिर उन लोगों, देखिए एक होता है मैनेजमेंट, एक होता है दो चाबी गवर्नेंस, जिसे हम कंपनी लॉ की लैंग्वेज में डायरेक्टर्स कहते हैं। दो चाबी गवर्नेंस को, दो चाबी गवर्नेंस ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पोजीशन देख रहे होते हैं एंटिटी की, विजन मिशन ये डिसाइड करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कंपनी अपने विजन मिशन को अचीव कर रही हो। ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और अकाउंटेबिलिटी चेक करते हैं डायरेक्टर्स, दो चाबी गवर्नेंस। और रूटीन के जो कंपनी को चलाने के लिए मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं, ये जो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं कहते हैं मैनेजमेंट। दो चाबी गवर्नेंस की एग्जांपल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनरशिप है तो पार्टनर, और स्मॉल एंटिटी है तो सोल प्रोवाइडर, ओनर। ठीक है, हाँ एक प्रॉब्लम है स्मॉल एंटिटी में और लार्ज एंटिटी यानी कंपनी में। कंपनी में नॉर्मली डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट अलग होते हैं, कभी कभार सेम भी हो सकते हैं लेकिन नॉर्मली अलग होते हैं। मैनेजमेंट किसको कहते हैं? सीएफओ को, सीईओ को। नहीं, लेकिन स्मॉल एंटिटी में जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप है, उसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं वो हो सकता है मैनेजमेंट भी, जो ओनर है वो हो सकता है बिजनेस को मैनेज भी कर रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इस कंसेप्ट से हमें ये पता चल रहा कि हमें स्टैंडर्ड ने और लॉ ने डिस्कस किया हुआ है डायरेक्टर्स के अलहदा, मैनेजमेंट को अलहदा, लेकिन प्रैक्टिकली सम टाइम ये कॉमन भी हो सकते हैं। ये पिक किया कंसेप्ट आपने। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको कम्युनिकेशन का मतलब समझा दिया, दो चाबी गवर्नेंस का मतलब समझा दिया, क्लियर। आगे चलते हैं, देखते हैं स्टैंडर्ड क्या कहता है। इसके बाद स्टैंडर्ड कह रहा है कि पहले इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट दे रहा है, कह रहा है कुछ मैटर्स मैनेजमेंट ने डायरेक्टर्स को बताने होते हैं, कुछ ऑडिटर्स ने डायरेक्टर को बताने होते हैं। अच्छा ये बड़ा मजे का कंसेप्ट है। कुछ मैनेजमेंट ने डायरेक्टर्स को देखिए डायरेक्टर्स को मैटर दोनों तरफ से कम्युनिकेट होते हैं ना, मैनेजमेंट की तरफ से भी ऑडिटर की तरफ से भी। अगर कोई मैटर हमने कम्युनिकेट करना था लेकिन मैनेजमेंट ने कर दिया, क्या हमें कम्युनिकेट करना चाहिए? करना चाहिए, यस, यही समझा रहा है। कह रहा है दोनों पार्टियों ने अगर डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करनी है ना, तो एक अगर कम्युनिकेट कर दे तो इससे दूसरे की रिस्पांसिबिलिटी खत्म नहीं होती, उसने भी कम्युनिकेट करना है, पहली चीज। लेकिन ये स्टार्ट में बता रहा है, एंड में जाके पता क्या कहेगा? कहेगा अगर एक मैटर मैनेजमेंट ने भी कम्युनिकेट करना, ऑडिटर ने भी, मैनेजमेंट ने कम्युनिकेट कर दिया तो वो ऑडिटर ने भी करना है। एंड में जाके कंसेप्ट आएगा, अगर एक मैटर ऑडिटर ने पिछले साल कम्युनिकेट कर दिया, इस साल दोबारा कम्युनिकेट करना है कि नहीं? इस साल दोबारा कम्युनिकेट करना है कि नहीं? इसका जवाब है नहीं करना, नहीं करना। ये है, लेकिन एंड पे चलेंगे, अभी तो बड़ा कुछ हमने पढ़ना बाकी है। फिलहाल ये मैनेजमेंट और ऑडिटर दोनों की रिस्पांसिबिलिटी होती है कम्युनिकेट करने की, क्लियर। यहां पे मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी नहीं पढ़ेंगे, किसकी पढ़ेंगे? ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी। क्या कि ऑडिटर ने कौन से मैटर्स कब किसको कम्युनिकेट करना है। कह रहा है जो ऑडिटर ने मैटर्स कम्युनिकेट करने होते हैं ना, ये रिक्वायर्ड भी हो सकते हैं और डिस्क्रिशनरी भी हो सकते हैं। रिक्वायर्ड भी हो सकता है, जैसे की ऑडिट मैटर में पढ़ा था ना, ऑडिटर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती है। लिस्टेड कंपनी है तो की ऑडिट मैटर आ ही आएगा क्योंकि रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर रिक्वायर्ड नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी है, फिर भी ऑडिटर इंक्लूड कर सकता है। तो लॉ कहता है कुछ मैटर्स तो ऐसे होंगे ऑडिटर ने डायरेक्टर्स को, अब दो चाबी गवर्नेंस को मैं डायरेक्टर बोलूं तो चलेगा, इतराज तो नहीं। कुछ मैटर ऐसे हैं ऑडिटर ने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करने ही करने हैं। ये कौन सा मैटर है? जो आईएसए रिक्वायर करे या लॉ रिक्वायर करे या एंगेजमेंट लेटर में एग्री हुआ हो, ये मैटर्स को कम्युनिकेट करने ही करने हैं लाजमी। इनके अलावा भी अगर ऑडिटर जरूरी समझता हो तो कुछ मैटर्स को कम्युनिकेट कर सकता है, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि आई कैप आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ ये मैटर्स की लिस्ट है, कौन कौन से मैटर्स डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करने चाहिए, कौन से नहीं। तो आपने सबसे पहले तो ये वाली लिस्ट देख लेनी है आईएसए की। अगर रिक्वायर्ड बाय आईएसए है तो आप कहेंगे कम्युनिकेट करना है, वरना नहीं।
हाँ, अगर आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से लगे कि अब मैटर बड़ा सिग्निफिकेंट है, आईएसए ने रिक्वायर नहीं किया हुआ लेकिन मैटर सिग्निफिकेंट है, तो फिर वो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर होगी ये बात? हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड फिर आपको एक बात बताता है, कहता है सम टाइम ऐसा होता है कि कोई मैटर आईएसए कह रहा है कम्युनिकेट करो और लॉ कह रहा है ना करो। किसकी सुनेंगे? अगर आईएसए कह रहा है कम्युनिकेट करो, लॉ भी कह रहा है कम्युनिकेट करो, तो करेंगे, दोनों करेंगे। अगर आईएसए कह रहा है करो, लॉ कहता है ना करो, तो फिर नहीं कम्युनिकेट। इसका एग्जांपल क्या है बोला? इलीगल एक्टिविटी हो जिसमें डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है, या कोई डायरेक्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है फ्रॉड की, उससे रिलेटेड मैटर्स हमने फिर डायरेक्टर को कम्युनिकेट नहीं करना है, क्योंकि लॉ कहता है इससे हमें तफ्तीश करने में प्रॉब्लम्स होगी, मुश्किल आ सकती है। ठीक है, दो चाबी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करने के क्या फायदे हैं? ये छोटा सा कंसेप्ट है, कहता है कम्युनिकेशन से, ठीक है, इससे क्या होता है, 4 नहीं 3 ऑब्जेक्टिव कर लें इसको। आईएसए स्टेट 3 ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन से? क्या राइटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम्युनिकेट कर लेता है डायरेक्टर्स को, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। डायरेक्टर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने में हेल्प मिलती है, कैसे? इस कम्युनिकेशन से टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स राइजिंग ड्यू रिगार्डेड रिलेटेड टू ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस बाय 2 चाबी गवर्नेंस। क्या ऑडिटर जो डायरेक्टर को कम्युनिकेट करता है, इससे डायरेक्टर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ओवरसाइट करने की है उनमें कोई हेल्प मिलती है? बिल्कुल मिलती है। आपको अगर याद हो कैफ 7 कंपनी लॉ में एक कंसेप्ट था डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में एक जगह पे ये भी लिखा हुआ था एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखा जाता है, याद है? ये एक एग्जांपल होती थी एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, डायरेक्टर रिपोर्ट में होती है। आप किसी भी कंपनी की, लिस्टेड कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़ लें, उसमें इंटरनल कंट्रोल का जिक्र लाजमी होगा। डायरेक्टर्स ने बताना है कि उनके ख्याल में कंपनी में एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं, और अगर यही ऑडिटर भी चेक करके उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स है वो डायरेक्टर को कम्युनिकेट कर दे, तो डायरेक्टर्स को हेल्प मिल गई कि नहीं मिल गई? तो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेशन करने से उनका भी काम हो गया और हमारी भी जिम्मेदारी, हमारी तो जिम्मेदारी पूरी हुई, डायरेक्टर्स को भी अपना फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प मिल गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने सिर्फ मैनेजमेंट और 2 चाबी गवर्नेंस में फर्क समझा है, और यह समझा है कि जो मैटर्स कम्युनिकेट करने होते हैं कुछ रिक्वायर्ड होते हैं और कुछ सप्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। रिक्वायर्ड कौन कौन रिक्वायर्ड करेगा, किस वजह से रिक्वायर्ड होते हैं मैटर्स? बाज़ औक़ात आईएसए कहते हैं कि ये मैटर्स कम्युनिकेट करो, बाज़ औक़ात लॉ कहता है, और बाज़ औक़ात टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट में एग्री हुआ होता है। फिर मैनेजमेंट और 2 चाबी गवर्नेंस में फर्क है, ये मैंने आपको बता दिया कि नहीं? ये 2 एग्जांपल मैनेजमेंट के ऊपर और ये नीचे 2 एग्जांपल्स हैं 2 चाबी गवर्नेंस के। डिटर्मिनेशन ऑफ टू whom टू कम्युनिकेट विद इन गवर्नेंस स्ट्रक्चर। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, एक कंपनी के 12 डायरेक्टर्स हैं, उन डायरेक्टर्स में 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पता है ना, फुल टाइम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, याद है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी। बाकी डायरेक्टर्स की कुछ सब कमेटी भी है, जैसे इंटरनल ऑडिट कमेटी, जैसे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। टोटल मिल मिला के 12 डायरेक्टर्स हैं, कुछ सब कमेटी भी है, कुछ मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व है। अगर स्टैंडर्ड कहता है कि एक मैटर कम्युनिकेट करो, फॉर एग्जांपल एक जगह कहता है अगर रिपोर्ट में किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन है ना, 705 में आपने शायद पढ़ा होगा कि अगर ऑडिटर एक्सपेक्ट करता है ना कि रिपोर्ट में किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन आने वाली है, तो वो टाइमली बेसिस पे डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट कर दे। चलिए फर्स्ट कीजिए, अब हमने कम्युनिकेट करना है, क्योंकि अगर ये मिस स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट ने ठीक ना किया, तो ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है, या हमें ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी फेस करना पड़ रही है, एविडेंस नहीं मिल रहा, और अगर ये मसला रिजॉल्व ना हुआ तो स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी, ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा। अब हमें एज ऑडिटर मैटर कम्युनिकेट करना चाहिए, किसको? डायरेक्टर्स को। किसको करेंगे? क्या उस वाले डायरेक्टर को करेंगे जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, या किसी सब कमेटी को कर दें तो चलेगा, या सबको अलग-अलग फोन करके बताना पड़ेगा? कैसे करें? इस सवाल का जवाब बता रहा है, कह रहा है प्रैक्टिकली गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो होता है ना, यानी 2 चाबी, ये वेरी करता है। ठीक है, बाज़ बात होता है 2 चाबी गवर्नेंस मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व है, बाज़ बात उनके सब ग्रुप होते हैं जैसे ऑडिट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, और बाज़ बात गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता कि कौन गवर्नर, जैसे फैमिली ओन्ड बिजनेस होता है ना, सेठ साहब कल्चर है, ठीक है, सेठ साहब बिजनेस कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर, उनके बेटे भी आ गए, तो क्लियर नहीं है कि कौन काम कर रहा है और कौन निगरानी कर रहा है।
तो प्रैक्टिकली इस तरह की कम्प्लेक्स सिचुएशंस आती हैं जिनमें हमारे लिए ये डिसाइड करना कि किसको कम्युनिकेट करें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्टैंडर्ड आपको ये बता रहा है कि स्टार्ट में डायरेक्टर से डिसाइड कर ले। सारे डायरेक्टर्स बैठते हैं, 12 डायरेक्टर, उन्होंने कहा सर आपकी बोर्ड मीटिंग है, आपने हमें बुलाया, आपकी मेहरबानी। अब हमें यह बताइए कि अगर हमें कोई सिग्निफिकेंट मैटर सामने आता है जो हमने कम्युनिकेट करना है, तो बताइए आप सबको बोर्ड की मीटिंग में आके हम बताया करें, या कि आप किसी एक ग्रुप की जिम्मेदारी लगा देते हैं कि ऑडिट कमेटी है, इनको कम्युनिकेट कर दें, तो एज्यूम कर लिया जाएगा कि सारे डायरेक्टर्स को ऑडिटर ने बता दिया, या कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हमें बता दे। क्योंकि हर एक 12 डायरेक्टर्स को अलग-अलग कम्युनिकेट करना, ईमेल डालना, लेटर लिखना, मैसेज का मुश्किल होता है ना थोड़ा। तो पहले डिसाइड कर लिया जाएगा, वो कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ये उनके ऊपर। लेकिन हमने स्टैंडर्ड ये कहता है कि बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन ISA रिक्वायर्स ऑडिटर टू आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट पर्संस विद इन द एंटिटी टू हुम टू कम्युनिकेट मैटर्स। तो डायरेक्टर्स को कहेगा मुझे बता दो कौन एप्रोप्रिएट पर्सन है जिनको हम मैटर्स कम्युनिकेट करें। आगे डायरेक्टर जो मर्जी ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। हो सकता है वो ये कि ऐसा करते हैं, एक ग्रुप बना, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, उसमें सारे डायरेक्टर्स भी होंगे, ऑडिटर भी होगा, आप उधर कम्युनिकेट कर दिया। हम कहेंगे ठीक है भाई, अब उधर कम्युनिकेट कर दिया तो चाहे किसने पढ़ा नहीं पढ़ा हमारी टेंशन कोई नहीं। या उन्होंने कहा जी ये भाईजान है, ये इनका हमारे साथ अच्छा मिलते जुलते रहते हैं बाकी डायरेक्टर के साथ भी, आप इनको मैटर्स कम्युनिकेट कर दीजिएगा। तो हमने फिर क्या करना, पहले शुरू में ही डिसाइड कर ले, वरना बाद में कुछ डायरेक्टर कहेंगे हमारे तक तो पहुंची नहीं बात। तो पहले सबसे एग्री कर ले कि कम्युनिकेशन किस तरीके, किस पर्सन के थ्रू होगी। डन जी। अब थोड़ी एग्जांपल दो सुन ले कम्युनिकेशन के हवाले से। इफ सब ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, कह रहा है इफ आइटर कम्युनिकेट विद सब ग्रुप द आइटर शैल डिटरमिन वेदर आइटर आल्सो नीड्स टू कम्युनिकेट विद द गवर्निंग बॉडी। बाजू का सब ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे मैंने बताया रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, कुछ कमेटीज बनी होती हैं। तो अगर ऑडिटर ने ऑडिट कमेटी को मैटर कम्युनिकेट कर दिया, अच्छा बाकी के डायरेक्टर्स ने नहीं बोला था कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, इसको कम्युनिकेट कर दो तो हम तक बात पहुंच जाएगी, लेकिन ऑडिट कमेटी को कम्युनिकेट कर दिया, क्या बाकी डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करने की जरूरत है कि नहीं? ऑडिटर ये डिसाइड करेगा। अगर तो डायरेक्टर्स ने कहा हुआ था सबने मिलकर ऑडिट कमेटी को बता दिया, समझो हमको बता दिया, तो हमें फिर सिर्फ ऑडिट कमेटी को कम्युनिकेट करना और किसी को कम्युनिकेट नहीं करना। और अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ऑडिट कमेटी को बता दिया, तो हम देखेंगे बाकी को बताने की जरूरत है कि नहीं। अगर तो सारे के सारे ही डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी में भी शामिल है तो फिर बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबको कम्युनिकेट हो गया। और अगर नहीं, एग्जाम्पल 2, व्हेन ऑल ऑफ दोस ऑफ द गवर्नेंस आर इन्वॉल्वड इन मैनेजमेंट, जब सारे के सारे डायरेक्टर्स मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं। अच्छा यहां पे ना ट्रिकी कंसेप्ट है, मैं आपके सामने 2 स्टेटमेंट लिखना चाहता, आपने सिर्फ यस नो करना है, ये कंसेप्ट समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों में फर्क है कि नहीं? पहली ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑल डायरेक्टर्स आर मैनेजर्स। पढ़ा है ना, डायरेक्टर मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट, ऑल मैनेजर्स आर डायरेक्टर्स। दोनों में फर्क है कि नहीं? फर्क है कि नहीं? फर्क है। ऑल डायरेक्टर्स आर मैनेजर का मतलब क्या है? जितने भी डायरेक्टर्स हैं सारे के सारे मैनेजमेंट में हैं। यानी मैनेजमेंट में हो सकता है 20 लोग हों, डायरेक्टर 12 हैं, तो 12 डायरेक्टर भी मैनेजमेंट में है। ऑल मैनेजर्स आर डायरेक्टर्स का मतलब क्या है कि 8 मैनेजर्स हैं, वो सारे के सारे डायरेक्टर्स भी हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ और लोग भी डायरेक्टर्स हैं। इसमें कंसेप्ट ये है कि कुछ और लोग भी डायरेक्टर्स हैं जो मैनेजमेंट में नहीं है। और इसमें क्या कंसेप्ट है? हाँ ठीक है, डायरेक्टर्स भी सारे हैं, लेकिन डायरेक्टर के अलावा भी कुछ और लोग भी मैनेजमेंट। बताइए किस केस में, जब हम देखिए मैटर्स मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट करने होता है ना, प्रैक्टिकली ना स्टेप वाइज चलते हैं हम। स्टेप नंबर 1 पे मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं, स्टेप नंबर 2 में डायरेक्टर्स को करते हैं। इस स्टैंडर्ड में मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन नहीं है, वो रूटीन के स्टैंडर्ड में डिस्कस होती है। इस स्टैंडर्ड में कम्युनिकेशन सिर्फ डायरेक्टर्स की है। लेकिन एक कंसेप्ट में वो ये कहता है कि डायरेक्टर के पास आने से पहले आप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर चुके होंगे। बताइए किस केस में अगर आपने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दिया है तो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है? ए में के बी में? ऑल डायरेक्टर्स आर मैनेजर्स, शाबाश। अगर सारे के सारे डायरेक्टर्स मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं तो फिर आपने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टर्स को भी कम्युनिकेशन होगी। वो कैसे?
क्योंकि डायरेक्टर्स भी मैनेजमेंट में ही इन्वॉल्व है, सारे सारे। लेकिन याद रखें अगर टोटल 10 डायरेक्टर्स थे, 9 डायरेक्टर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, एक इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन इज नॉट इक्वल टू डायरेक्टर को कम्युनिकेशन। अगर सारे डायरेक्टर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं तो मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन इज इक्वल टू डायरेक्टर का कम्युनिकेशन। और अगर सारे डायरेक्टर्स मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं, कुछ हैं कुछ नहीं है, तो बाकियों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई? व्हेन ऑल ऑफ डायरेक्टर्स आर इन्वॉल्वड इन मैनेजमेंट, तो फिर कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। भाई ये बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है किसी भी क्लाइंट पे जाके हमने सबसे पहले डिसाइड करना, हमने कहना मैटर्स कम्युनिकेट करने हैं, करेंगे। कौन से मैटर कम्युनिकेट करने हैं अभी तक उसने ये नहीं बताया, किसको कम्युनिकेट करना है ये बता दिया। कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसलिए पहले डिसाइड कर लें, और उसने 2 एग्जांपल्स भी बता दिए। फिर मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, अब ये कौन सा, अच्छा अब क्या ऊपर उसने क्या बताया, किसको कम्युनिकेट करना है। अब क्या बता रहा है, कौन से मैटर कम्युनिकेट करने हैं। अच्छा मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, ISA 580 कौन सा स्टैंडर्ड है, किस चीज से डील करता है, रिटन रिप्रेजेंटेशन। वो क्या बताता है कि कौन से मैटर्स ऐसे हैं जिन पे ऑडिटर को रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी चाहिए। क्या रिटन रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट सिर्फ ISA 580 में ही है? ये 580 ने लिस्ट दी तो हुई है, इसके अलावा भी कुछ मैटर्स के ऊपर रिटन रिप्रेजेंटेशन ली जा सकती है। जैसे 570 रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोइंग कंसर्न, 560 कहता है सब्सिक्वेंट इवेंट के, 550 रिलेटेड पार्टी कहता है, 240 फ्रॉड के बारे में करता है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसका मतलब 580 में लिस्ट जरूर है, लेकिन उसके अलावा भी 580 के अलावा भी कुछ स्टैंडर्ड है जो रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर करते हैं। एग्रीड? अगला कंसेप्ट सुने, 706 किससे रिलेट करता है, एमसीओ मैटर अदर मैटर। क्या 706 ने लिस्ट दी हुई है कि इन मैटर्स में, इन सिचुएशन में एमसीओ मैटर आएगा, इनमें अदर मैटर आएगा, लिस्ट दी है? बिल्कुल दी। क्या वो लिस्ट कंप्लीट है कि कुछ एग्जांपल देके वो ये भी कहता है कि बाकी के स्टैंडर्ड्स में भी रिक्वायरमेंट्स हैं एमसीओ मैटर अदर मैटर, जैसे 560 में भी एमसीओ मैटर अदर मैटर पड़ा है, जैसे 710 में भी पड़ा है एमसीओ मैटर अदर मैटर। कोई और स्टैंडर्ड के एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें एमसीओ मैटर अदर मैटर का जिक्र आता हो? 510 ओपनिंग बैलेंसेस किसी और ने, और 210 कब डिस्कस करते हैं एमसीओ मैटर अदर मैटर को? है क्या माइकल लाल जो बताया? 210 का तो पता है ना कौन सा स्टैंडर्ड है? हाँ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल बट रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब है कि अगर किसी चीज के ऊपर एक मेन स्टैंडर्ड है तो वो तो उस चीज को डिस्कस करेगा, लेकिन दूसरे स्टैंडर्ड भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इसी तरह एक स्टैंडर्ड ISA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, जो बताता है कि कौन कौन से मैटर्स डॉक्यूमेंट करने चाहिए ऑडिटर को अपने ऑडिट के दौरान में, लेकिन कुछ दूसरे स्टैंडर्ड भी है जो डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कस करते हैं। उसी तरह अब जिस कंसेप्ट पे लाना चाह रहा हूं उस पे आ जाए, ISA 260 अब आपको ये बताने लगा है, क्या बताने लगा है, कौन कौन से मैटर्स ऑडिटर ने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करने हैं, ये बताने लगा है। लेकिन साथ ही साथ कह रहा है जब ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे कहानी खत्म नहीं होगी, पिक्चर अभी बाकी होगी। क्यों बाकी होगी? बाकी स्टैंडर्ड में भी तो रिक्वायरमेंट होगी। तो इसकी हेडिंग पढ़े, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड एज रिक्वायर्ड बाय ISA। इस वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कौन से मैटर्स पढ़ने हैं जो ISA 260 रिक्वायर कर रहा है। इसके बाद अगला, ये तो कैसे, ये कम्युनिकेशन है, कैसे क्या कम्युनिकेट करना है, पहले पढ़ा किसको कम्युनिकेट करना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1। 2 में क्या कह रहे हैं, क्या कम्युनिकेट करना है, और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, कैसे कम्युनिकेट करना है। लेकिन अभी कैसे को फिलहाल छोड़ दें, 4, 5। हेडिंग क्या थी, मैटर्स टू बी। इस हेडिंग को ध्यान में रखना है, निकलने ना पाए ध्यान से। और अब ये हेडिंग पढ़े, ये क्या है, दूसरे स्टैंडर्ड में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेशन करना है। तो अब मुझे केस स्टडी का जवाब दीजिए, जो आई क्या केस स्टडी पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। अगर वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा था, 3 था, और ये अपेंडिक्स 1 है, या इसको कोई भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव कह दे, 6 कह ले, जो भी है, वो 3 है, ये 6 फर्ज कीजिए। अगर ICAP हमें कुछ 2-3 सिचुएशंस दे दे और पूछे बताओ ये मैटर्स डायरेक्टर को कम्युनिकेट करना रिक्वायर्ड है कि नहीं, आप सिर्फ वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 यानी ISA 260 के मैटर्स
को देख के फैसला कर लेंगे कि इस लिस्ट को भी देख के फैसला करेंगे? शाबाश। जो इस लिस्ट को भी देखेगा वो इंशाल्लाह पास हो जाएगा इस क्वेश्चन में। जो कहेगा नहीं सर बेसिकली तो एक ही स्टैंडर्ड है जो कम्युनिकेशन विद डायरेक्टर्स को डिस्कस करता है 260, मैं तो सिर्फ 260 को ही देखूंगा, तो वो सही अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। चलिए तो अब जरा पढ़ते हैं, ये भी पढ़ेंगे सारा तसल्ली के साथ क्या मैटर्स है। अभी तो 260 के मैटर्स पढ़ लेते हैं। कहता है सबसे पहले ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी इन रिलेशन टू अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। ऑडिटर अपनी रिस्पांसिबिलिटी कम्युनिकेट करेगा डायरेक्टर्स को कि हाँ जी हमारी रिस्पांसिबिलिटी है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। फिर प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट कम्युनिकेट करेगा डायरेक्टर्स को। ये कहीं पढ़ा था हमने? कहां था? कहीं पढ़ा था क्या? ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी है पक्का? क्या ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में ये लाइन लिखी आती थी कि हम प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट कम्युनिकेट करें? हाँ जी वो लिखा होता। एक और चीज भी लिखी होती थी लिस्टेड कंपनीज के केस में, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होती थी लिस्टेड कंपनी के केस में होती थी। एक और की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करना है। एक और चीज होती थी कंप्लायंस विद कोड ऑफ एथिक्स। ये बात नहीं होती थी कि लिस्टेड कंपनी के केस में ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने यह भी लिखना है कि उसने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है, स्पेशली इंडिपेंडेंस को। तो प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट ऑडिटर ने कम्युनिकेट करना है कि नहीं डायरेक्टर्स को? एक स्टूडेंट कहने लगा सर ये क्या बात हुई? इसका मतलब है ऑडिटर जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करने लगेगा डायरेक्टर्स को बता देगा, तो वो डायरेक्टर तो सारा काम ठीक कर लेंगे अगर वो करप्ट हुए तो यहां पे सिर्फ स्कोप एंड टाइमिंग को बताया जा रहा है, ब्रॉड लेवल की डिस्कशन हो रही है, प्रोसीजर्स नहीं बताए जा रहे। स्कोप बताया सर हम ये भी करेंगे, चेक ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, सर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करेंगे, सर हम इंटरनल ऑडिटर को भी यूज करेंगे, सर हम एक्सपर्ट को भी यूज करेंगे। बताएं सिर्फ इतनी को बात डायरेक्टर्स को बताने से हमारा ऑडिट कंप्रोमाइज होगा? नहीं होगा। तो स्कोप का मतलब यही है, स्कोप का मतलब प्रोसीजर नहीं है। हम क्या डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करेंगे? पहले हमने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट कर दिया सर हमारी जिम्मेदारी है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, ओपिनियन देंगे हमारी। फिर प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट में सिग्निफिकेंट और हायर रिस्क, ऐसे एरिया जिनमें सिग्निफिकेंट या हायर रिस्क है वो कम्युनिकेट करेंगे डायरेक्टर्स को। सर इस दफा रेवेन्यू में तबाही फिरी लगती है, इतना ज्यादा रेवेन्यू आ गया है? पिछले साल लॉस में थे, इस साल उतना ही प्रॉफिट, पिछले साल 200 मिलियन का लॉस था, इस साल 150 मिलियन का प्रॉफिट हो गया। इसमें रिस्क है, रिस्क है। डायरेक्टर कहेंगे सर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है, सर हमने प्राइस बढ़ाई है। हम कहेंगे अच्छा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है, इसमें भी रिस्क है क्या? क्योंकि कंपैरेटर ने भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया आपके मुकाबले में। अच्छा प्राइस बढ़ाई है, इसमें भी रिस्क है क्या? कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठा दिया। याद है पैरासिटामोल कहते थे कितने की? 3 रुपए की बेचेंगे, 3 रुपए की, 2.5 रुपए की। तो क्या गवर्नमेंट अपनी मर्जी से फार्मास्यूटिकल कंपनी प्राइस बढ़ा सकती है? नहीं बढ़ा सकते। वो क्या पाकिस्तान में कंपटीशन एक्ट है जो ये इंश्योर करता है कि कंज्यूमर का इस्तेहसाल ना हो। कंपटीशन एक्ट है क्या? क्या रेगुलेटरी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज, कंज्यूमर कोर्ट नहीं है, ड्रग बहरहाल कुछ ना कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो प्राइस को भी रेगुलेट करती हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई तो जितने भी रिस्की एरियाज है वो बता देंगे, लेकिन याद रखें इन अपना तरीका वारदात नहीं बताना, प्रोसीजर डिटेल नहीं बता रहे। इस हेडिंग को पढ़ के आपके जहन में ये ना आने पाए कि सारा कुछ जो कुछ काम करना है हम डायरेक्टर्स को बता रहे हैं, नहीं बता रहे, सिर्फ स्कोप बता रहे हैं। अप्रोच टू इंटरनल कंट्रोल, हाँ भैया इंटरनल कंट्रोल की अप्रोच क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है कि नहीं करना, ये बताएंगे ना, ताकि अगर मैनेजमेंट आउटसोर्स किया है कुछ फंक्शन और हम कंट्रोल्स पे रिलाई करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट को पता चल जाए उसने कौन सी रिपोर्ट हमें अरेंज करके देनी है। टाइप 2 एप्लीकेशन कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, मटेरियलिटी बता देंगे। आईएसएस ने अभी रिक्वायर नहीं किया, लेकिन कुछ फॉरेन कंट्री के जो लोकल स्टैंडर्ड है ना वो कहते हैं रिपोर्ट के अंदर मटेरियलिटी लेवल भी डिस्कस कर दो। क्या हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मटेरियलिटी लेवल बताते हैं कितना? पक्का नहीं बताते, कंफ्यूज हो गए और नहीं बताते, अमाउंट नहीं बताते, लेकिन कुछ फॉरेन कंट्रीज में ये प्रैक्टिस है, वो अपनी रिपोर्ट में बताते हैं मटेरियलिटी को। यहां पे हम रिपोर्ट में नहीं इंक्लूड कर रहे, स्टैंडर्ड कह रहा है, लेकिन डायरेक्टर्स को बता, शेयर होल्डर को बताने की जरूरत नहीं है मटेरियलिटी, डायरेक्टर्स को बता दो। प्लान यूज ऑफ, अगर इंटरनल ऑडिटर को यूज करना एक्सपर्ट को की ऑडिट मैटर, ये भी बता दो, ये चीजें तो आपको बताइए। सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स,
सिग्निफिकेंट, ये सारी चीजें स्टार्ट में है, ऑडिट के स्टार्ट में, प्लानिंग, शाबाश। और ये फाइंडिंग्स हैं, यानी प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद जो चीजें सामने आएंगी। ये अभी शुरू में जो चीजें सामने आएंगी वो डायरेक्टर के साथ डिस्कस हो रही है। इससे एक अहम कंसेप्ट सामने आया क्या, कि डायरेक्टर को जो मैटर कम्युनिकेट करने होते हैं ना, कुछ हमें स्टार्ट ऑफ द ऑडिट पता चल जाएंगे, कुछ ड्यूरिंग ऑडिट, कुछ एंड ऑफ द ऑडिट, वो किसी भी टाइम पे हो सकते हैं। तो आगे चल के जब हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे कम्युनिकेशन कब करनी चाहिए, तो वहां पे ये नहीं बताता स्टार्ट में, वहां पे ये नहीं बताता दरमियान में, वहां पे ये नहीं बताता एंड में, बल्कि वर्ड क्या यूज करता है, टाइमली बेसिस पे। टाइमली बेसिस का मतलब क्या है, जब जैसे ये वाले मैटर्स स्टार्ट में कम्युनिकेट करने चाहिए और ये वाले मैटर्स दौरान में या एंड में। क्या सिग्निफिकेंट मैटर जो भी सामने आए, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज अगर आई प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए, ऐसी सिचुएशन जिसने हमारे रिपोर्ट को इफेक्ट किया, वो कम्युनिकेट करने हैं। रिपोर्ट को कोई भी चीज इफेक्ट कर रही हो वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं? रिपोर्ट को कोई भी चीज इफेक्ट कर रही हो सिग्निफिकेंट है कि नहीं? है। डायरेक्टर को कम्युनिकेट करेंगे कि नहीं? हाँ, डायरेक्टर को करेंगे, मैनेजमेंट को तो करने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करने की जरूरत है। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट देने लगा हूं, आपने उसे बताना है ट्रू है कि फॉल्स। हर वो मैटर्स जो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है वो डायरेक्टर्स को भी कम्युनिकेट करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फॉल्स है, ठीक है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि डायरेक्टर को तो बड़े बड़े छोटे मोटे मैटर्स थोड़ी बताएंगे, इनको बड़े बड़े बताएंगे। अब सुने, हर वो मैटर जो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है वो मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट करना है। जब वो मैनेजमेंट अगर फ्रॉडुलेंट कर रही है तो फिर हाँ, ये भी फॉल्स है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट कोई फ्रॉडुलेंट काम कर रही है, उसकी इंटेग्रिटी पे डाउट है, मसला है, तो फिर ऐसे मसले मसाइल हम मैनेजमेंट को नहीं बल्कि सोचे मैनेजमेंट किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो वो सारी डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ ही कर लेनी चाहिए। तो याद रखें, नॉर्मली रूल क्या है कि पहले कम्युनिकेशन के बाद मैनेजमेंट, फिर उसके बाद अगर सिग्निफिकेंट हो तो डायरेक्टर्स। क्लियर? लेकिन हमेशा ऐसा हो लाजमी नहीं है। कुछ मैटर ऐसे हैं मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्टर को नहीं करते, कुछ ऐसे हैं डायरेक्टर को कम्युनिकेट करते हैं, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट नहीं करते। तो ये सारी समझ आ गई। व्यूज अबाउट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस। अकाउंटिंग प्रैक्टिस का कोई क्वालिटेटिव है, जैसे बाजू का ऐसा होता है अकाउंटिंग पॉलिसी स्टैंडर्ड के अंदर ही होती हैं लेकिन फिर भी गलत होती है। नहीं समझ आई बात की? कैसा हो सकता है कि स्टैंडर्ड के अंदर ही अकाउंटिंग पॉलिसी, जैसे कॉस्ट है, रीवैल्यूएशन मॉडल है, दोनों अलाउड है ना, दोनों अलाउड है ना, लेकिन बाज़ औक़ात क्वांटिटेटिवली अगर आप पॉलिसीज को चेंज करते हैं तो हो सकता है मैनेजमेंट ने क्वांटिटेटिवली सारी चीजें ठीक ट्रीटमेंट किया हो लेकिन क्वालिटेटिवली फिर भी गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने FIFO वेटेड एवरेज दोनों की इजाजत दी है, मैनेजमेंट जब चाहे FIFO से वेटेड एवरेज से FIFO पे चली जाए, ऐसा है क्या? FIFO से LIFO पे जाए वो तो गलत है ही है, FIFO से एवरेज कॉस्ट पे जाए क्या वो भी गलत हो सकता है? हो सकता है। कब? जब चेंज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर व्यू प्रेजेंट ना करते हो, तब अगर आपने क्वांटिटेटिवली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर रहते रहते सही ट्रीटमेंट भी कर लिया ना, उसके बावजूद भी वो गलत होगा। नहीं समझ आई बात की? स्टैंडर्ड एक एग्जांपल देता है, आपने शायद अकाउंटिंग में पढ़ी हो। कहता है अगर कोई, अब देखें कॉस्ट IAS 16 कॉस्ट भी अलाउ करता है, फेयर वैल्यू भी ऐसा ही है। कहता है अगर कोई मैनेजमेंट कॉस्ट से फेयर वैल्यूएशन मॉडल पे जाए उसको मुबारकबाद दो, पहले उससे पूछ लो क्यों किया। वो कहेंगे क्योंकि फेयर वैल्यू से फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हो रही है, तो ठीक है। और अगर वो फेयर वैल्यू से कॉस्ट मॉडल पे आए तो पूछे बगैर उसको 1 लगाओ, हालांकि कॉस्ट मॉडल भी अलाउड है, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे जाने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंप्रूव हो सकती है, लेकिन फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे आने से नहीं होती। वो रेयर केस होता है अगर कोई हो तो। नॉर्मली फेयर वैल्यूएशन से कॉस्ट पे आने की इजाजत नॉर्मली नहीं दी, या ये 16 में लिखा हुआ है किसी पैरा में। मैनेजमेंट का डिसीजन भी हो सकता है, CFO भी कर सकता है, CEO भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकता है। तो इसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से पता चल गया, बाज़ औक़ात चीजें लीगली ठीक होती हैं
लेकिन फेयर नहीं होती, लीगली ठीक होती है ठीक होती है, लेकिन होता है कि नहीं होता? होता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं? अभी जो भी चले ठीक है, हाँ अभी जो ठीक है। आगे चल रहे हैं। ऑडिटर इंडिपेंडेंस लिस्टेड, ये मैंने आपको बता दिया। ये तो अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट कभी आपने एक दफा भी पढ़ी ना जिंदगी में, आपको याद होगा कि लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर अपनी रिस्पांसिबिलिटी में कहता है कि इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं वो भी बता दूंगा आपको, डायरेक्टर्स को। जब कोड ऑफ एथिक्स हम पढ़ेंगे ना, उसमें बार बार ये बात आएगी, जब कभी कोई भी प्रॉब्लम आई है हम कहेंगे भागो जाके डायरेक्टर्स को बताओ। कोई भी एथिकल इशू अराइज हुआ हम कहेंगे भागो, अक्सर देखो भाई जाके डायरेक्टर्स को क्यों कह रहे हैं? इस रिक्वायरमेंट की वजह से कि आईएसए 260 कहता है कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को कोई भी थ्रेट राइज हो रहा है तो ऑडिटर ना सिर्फ थ्रेट बताए बल्कि उसके सेफगार्ड भी बताए, ना सिर्फ थ्रेट बताए बल्कि गैस कीजिए, मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रहे, हमने डिसाइड किया डायरेक्टर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, क्या ये मैटर डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना रिक्वायर्ड है रिक्वायर्ड है, बिल्कुल। बताइए क्या डायरेक्टर को सिर्फ ये हम बताएंगे कि हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली, या उसकी वर्डिंग भी बताएंगे क्वालिफाइड ओपिनियन की? हाँ वर्डिंग भी बताएंगे, शाबाश, ठीक है जी। तो इसीलिए यहां पे भी सिर्फ थ्रेट नहीं बताने, थ्रेट को एड्रेस करने के लिए सेफगार्ड भी बताने हैं। क्लियर? अच्छा ये मैटर्स हो गए। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ लें कि वो अदर मैटर्स पढ़ लें जो दूसरे स्टैंडर्ड है? एक कम्युनिकेशन प्रोसेस कर लें, चले कम्युनिकेशन प्रोसेस कर लें। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ ली, किसको कम्युनिकेट करना है, क्या करना है, अब क्या कर रहे हैं, कैसे करना है। सुने, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट, स्टार्ट में ही कम्युनिकेट, क्या फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कैसे होगी। स्टार्ट में ये कम्युनिकेट कर लो कि डायरेक्टर भाई आपको हमने कुछ मैटर्स कम्युनिकेट करना है, बताइए कैसे पसंद करेंगे, ज़बानी कलामी, व्हाट्सएप, रिटन फॉर्म में, ये नोट कर लो। एंड हु फ्रॉम ऑडिटर्स विल कम्युनिकेट हुम फ्रॉम दोस ऑफ गवर्नेंस, हमारी तरफ से कौन सा बंदा होगा और आपकी तरफ से किस, एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, एक आपका। ये पहले चीजें तय हो जाना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल। फिर कह रहे कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, इट मे बी नेसेसरी टू डिस्कस, क्या डायरेक्टर को कम्युनिकेट करने से पहले कुछ मैटर मैनेजमेंट से भी कम्युनिकेट किए जाते हैं? यस किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनएप्रोप्रिएट हो फिर नहीं किए जाते। कब कोई मैटर जो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट से नहीं करेंगे, ये बता रहा है। हाँ, इशू रिगार्डिंग कंप्लीटनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, यानी यहां पे क्या बता रहा है कि जो मैटर डायरेक्टर को कम्युनिकेट करना है पहले मैनेजमेंट को करो। इसमें क्या बता रहा है, जो डायरेक्टर को मैनेजमेंट को करो, लेकिन इसमें फिर क्या बता रहा है कि अगर मैनेजमेंट गड़बड़ है फिर ना करो। ये एग्जाम में इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, ये लिस्ट है, बताओ कौन सा मैटर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है, कौन सा नहीं, कौन सा डायरेक्टर को करना है, कौन सा नहीं। इसलिए ध्यान से सुन ले कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो मैनेजमेंट को नहीं बतानी, वो सीधी डायरेक्टर को बतानी है। कम्युनिकेशन विद थर्ड पार्टी, हाँ आपने टेस्ट दिया, याद आया टेस्ट, हो जाएगा इंशाल्लाह, नबी ने दिया हो जाएगा इंशाल्लाह, भाई की कमिटमेंट जरूर होगा। अगर टेस्ट दिया वो आपका और टीचर का मामला है, क्या मुझे वो टेस्ट आपके वालिदैन को दिखा देना चाहिए? दिखा देना चाहिए नहीं? अब बड़े हो गए, क्या वो टेस्ट आपको अपने वालिदैन को दिखा देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हमें नहीं दिखाने दिया तो खुद क्या दिखाएंगे। ये कंसेप्ट है, ये दोनों कंसेप्ट कि जो कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन ऑडिटर ने डायरेक्टर्स को की है, क्या डायरेक्टर्स वो थर्ड पार्टी को दिखा सकते हैं? ये कंसेप्ट। क्या ऑडिटर वो कम्युनिकेशन थर्ड पार्टी को दिखा सकता है? ये कंसेप्ट। कम्युनिकेशन में थर्ड पार्टी समझ आया आपको कि जो मैटर्स ऑडिटर ने कम्युनिकेट किए हैं डायरेक्टर्स को, क्या वो थर्ड पार्टी को डायरेक्टर दिखा सकते हैं? क्या वो थर्ड पार्टी को ऑडिटर दिखा सकता है? इसमें देखें, कह रहा है दोज ऑफ गवर्नेंस में प्रोवाइड कम्युनिकेशन बाय ऑडिटर टू थर्ड पार्टीज, कर सकते हैं। देयरफॉर इसीलिए ऑडिटर को कम्युनिकेशन में इंक्लूड कर देना चाहिए, क्योंकि हमें अंदाजा है कि जो कम्युनिकेशन करेंगे डायरेक्टर हो सकता है किसी और को दिखा दें। इसीलिए ऑडिटर्स कम्युनिकेशन में
रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, हो सकता है डायरेक्टर रेगुलेटर को दिखा दें, देखें सर सिर्फ यही दो प्रॉब्लम्स हैं इंटरनल कंट्रोल की जो ऑडिटर ने हमें मैनेजमेंट लेटर में बता दी है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होती तो ऑडिटर बताना देता। मैनेजमेंट दिखा सकते हैं, हमारी इस कम्युनिकेशन का फायदा उठा सकते हैं कि नहीं दूसरे लोगों के सामने। तो क्या हमें मैनेजमेंट को खुली इजाजत दे देनी चाहिए? नहीं है, नहीं इजाजत देनी चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है जी। डिस्क्लेमर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू थर्ड पार्टी, और ये भी लिख देंगे कि अगर इसके बावजूद ये डायरेक्टर ने कम्युनिकेशन थर्ड पार्टीज को दी और हालांकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट किया था, जैसे अपनी रिपोर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ना, उसी तरह कम्युनिकेशन को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। वही कंसेप्ट है, फर्क सिर्फ यह कि वो रिपोर्ट वाला था या कम्युनिकेशन वाला था, ताकि हमारी इस कम्युनिकेशन को डायरेक्टर थर्ड पार्टी के सामने मिस यूज ना कर लें। तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। मुझे किसी केस स्टडी में एक कंसेप्ट डिस्कस हुआ था कि इस तरह की प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए, उसमें हमने उसको ये सोल्यूशन बताया था कि हम कम्युनिकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, उसके यूज और डिस्ट्रीब्यूशन को, और डिस्क्लेमर दे देंगे। डिस्क्लेमर का मतलब ये कि इसके बावजूद अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। जब हम रिपोर्ट के अंदर, फर्ज कीजिए रिपोर्ट के अंदर ये लिखते, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये लिख दें कि डिस्ट्रीब्यूशन ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट की जाती है। मैनेजमेंट अगर वो किसी और को दिखा सकती है कि नहीं दिखा सकती, दिखा सकती है। ऐसा थोड़ी है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, यूज को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे और मैनेजमेंट किसी को दिखाने लगे तो उसके हाथ जल जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी दिखा तो सकती है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लिखने का फिर फायदा क्या होता है, हमारी जिम्मेदारी फिर नहीं रहती अगर दूसरा बंदा उसके ऊपर एक्शन ले भी ले। इसीलिए रिस्ट्रिक्शन भी करेंगे और डिस्क्लेमर भी दे देंगे कि अगर किसी ने इस पर लाया किया तो हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं। क्या हम थर्ड पार्टी को दिखा सकते हैं? दिखा सकते, डायरेक्टर से इजाजत लेके, डायरेक्टर से इजाजत। लेकिन अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ होना तो डायरेक्टर से इजाजत की भी जरूरी नहीं है। डायरेक्टर से इजाजत क्यों ले रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल मैटर की वजह से। लेकिन अगर लॉ रिक्वायर करे तो डायरेक्टर्स की इजाजत की भी जरूरत नहीं है। अब फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जबानी कलामी ओरल फॉर्म में ये कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि रिटर्न फॉर्म में? फिर गलत। टाइमली बेसिस पे क्या, अगर आप स्टॉक काउंट करने के लिए गए, वहां पे देखा सारे दरवाजे खुले थे, किसी दरवाजे पे ताला नहीं लगा हुआ था, आप कहेंगे अच्छा चलो यार घर जाते हैं और उधर एक लेटर ड्राफ्ट करते हैं और सुबह पोस्ट कर देंगे रिटर्न, ऐसे कि फौरी तौर पे फोन लगाएंगे, सर इन्वेंट्री को खतरा है, अभी कोई रेंज करें। बाज औकात प्रॉब्लम जब सामने आती है, मैटर फौरी एक्शन की जरूरत होती है ना, इसीलिए लॉ ने ओरल की ऑप्शन भी रखी है, रिटर्न की भी रखी है। ठीक है, लेकिन किस सिचुएशन में ओरल कम्युनिकेशन, किस में रिटर्न, ये थोड़ी देर के बाद। क्यों थोड़ी देर के बाद? नमाज का टाइम हो गया, शाबाश। ठीक है, तो बाकी का लेक्चर पास कीजिए जी। टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़े थे। कह रहे आईटी की इंडिपेंडेंस के हवाले से जो मैटर्स है वो इन रिटर्न कम्युनिकेट होना जरूरी है, वो ज्यादा क्रिटिकल मसला है, वो रिटर्न होना जरूरी है। बाकी के मामलात यानी आईटी की इंडिपेंडेंस के अलावा बाकी के मामलात ओरली भी कर सकते हैं, इन राइटिंग भी कर सकते हैं। आपने जज करना है मैटर की सिग्निफिकेंस के ऊपर, और आया वो रिपोर्ट पे लीगल रिक्वायरमेंट के ऊपर, या रिपोर्ट को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं वो मैटर, क्योंकि ऐसे मैटर्स ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, इनका राइटिंग होना जरूरी है। और ऐसे मैटर्स जिनके बारे में लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, रिपोर्ट को इफेक्ट नहीं कर रहे, सिग्निफिकेंट नहीं है ज्यादा, उनको आप ओरली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर? तो एक मैटर की एग्जांपल देते हुए स्टैंडर्ड ने कहा इसकी इन राइटिंग कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, और बाकी मैटर्स के बारे में उसने कहा कि डिपेंड करता है मैटर की सिग्निफिकेंस, लीगल रिक्वायरमेंट, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पे। अगर इन फैक्टर को सामने रखते हुए आप समझते हैं कि सिग्निफिकेंट है तो राइटिंग करेंगे, वरना ओरल कम्युनिकेशन भी वैलिड है। लेकिन आगे चल के नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट डिस्कस करता है, कहता है मैटर ओरल भी हो सकता है राइटिंग में भी, लेकिन डॉक्यूमेंट हर मैटर होगा, डॉक्यूमेंट हर मैटर। ये अजीब बात होगी कि नहीं भाई? अगर तो इन रिटर्न फॉर्म कम्युनिकेशन की है डायरेक्टर्स के साथ, उसको डॉक्यूमेंट करना है वो आसान है, जो मैटर कम्युनिकेट किया उसकी एक कॉपी अपनी फाइल में लगा दें। लेकिन जो मैटर ओरली कम्युनिकेट किया है, इसको कैसे डॉक्यूमेंट किया जाए? मिनट्स बना लें कि भाई मेरी मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, डायरेक्टर के साथ मीटिंग थी, ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसमें ये चीजें डिस्कस हुई। तो डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी, बात समझ आ रही है? कम्युनिकेशन रिटर्न होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए? स्टार्ट में, ड्यूरिंग, एंड? कहता है डिपेंड करता है टाइमली बेसिस पे। मैटर शुड बी कम्युनिकेटेड ऑन टाइमली बेसिस। अब एप्रोप्रिएट टाइमिंग क्या है, ये डिपेंड करता है मैटर पे।
और कुछ फैक्टर्स पे। अब दो एग्जांपल्स दे रहा है। पहली एग्जांपल, जो प्लानिंग मैटर्स हैं, क्या प्लानिंग मैटर्स कम्युनिकेट करते हैं हम डायरेक्टर्स को? कौन से मैटर्स कम्युनिकेट किए थे प्लानिंग में? ए भाई, प्लानिंग में कौन से मैटर्स? नेचर, टाइमिंग एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट और प्लानिंग एक्सपर्ट, हाँ वो स्टार्ट में करते हैं। और जो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज ड्यूरिंग ऑडिट सामने आई, वो कब कम्युनिकेट करें? ड्यूरिंग, एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही मसला सामने आया, वो चाहे ड्यूरिंग ऑडिट आया हो चाहे एंड ऑफ द ऑडिट, एज सुन एज पॉसिबल। डन जी। चलिए, ये थे हमारे कंसेप्ट्स, इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया। अब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स इन अदर, इस लिस्ट को आपने ध्यान से पढ़ना है। केस स्टडी में ये लिस्ट काम आएगी आपके, वो लिस्ट भी काम आएगी जो ISA 260 की है। अदर स्टैंडर्ड्स जो रिक्वायर करते हैं मैटर डायरेक्टर को कम्युनिकेट करना, ये लिस्ट भी काम आएगी केस स्टडी क्वेश्चन। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल्स फॉर फर्म, ISQC 1, ये क्या रिक्वायर करता है कि हमने आइडेंटिटी एंड रोल ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर कम्युनिकेट करना है। यानी फर्म के लिए जरूरी है डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करें क्या, कि आपका ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर कौन है। फर्म के पार्टनर ज्यादा हो सकते हैं ना, तो फर्म ने क्लाइंट को करना भी चाहिए डायरेक्टर्स को। ऐसे ही है, जैसे आप एडमिशन लें, एडमिशन कॉलेज में लिया, क्या कॉलेज को आपको बताना चाहिए कि आपको टीचर कौन सा पढ़ाएगा? कि जो भी जिसका भी नंबर आ गया अकड़ बकड़ बम्बे, वो नहीं। उसी तरह फर्म भी बताएगी कि कौन एंगेजमेंट पार्टनर है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने जा रहा है। ISA 240 फ्रॉड, इसमें क्या कम्युनिकेट करने हैं? दो चाबी गवर्नेंस को इंक्वायर करना है, पूछना है उनसे कि क्या उन्हें किसी फ्रॉड का पता है। अगर कोई फ्रॉड ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया या इंडिकेशन मिली कि कोई फ्रॉड है, वो कम्युनिकेट करना है डायरेक्टर्स को। अगर ऑडिटर ने कोई फ्रॉड ढूंढ लिया या उसे सस्पेक्टेड फ्रॉड है, इंडिकेशन है, कम्युनिकेट करेगा किसको? डायरेक्टर्स को। और अगर उस फ्रॉड में मैनेजमेंट इन्वॉल्व है और ऑडिटर ने कहा नहीं रिस्क बहुत ज्यादा है, इंटेग्रिटी डाउटफुल है, हम तो विड्रॉ करेंगे, तो चुप करके विड्रॉ कर ले कि डायरेक्टर्स को विड्रॉ करने से पहले बताए। क्या बताया? विड्रॉ करने लगा, यही के रीजन भी बताया, रीजन भी बताया। ISA 240 कंसीडरेशन ऑफ, ये भी वही है जो फ्रॉड वाले, कि जैसे हमने पढ़ा ना, फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड सामने आया कम्युनिकेट करो। उसी तरह नॉन कंप्लायंस विद लॉ, कोई इलीगल एक्टिविटी सामने आई या सस्पेक्टेड इलीगल एक्टिविटी आई, वो भी डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करेंगे। क्या सिर्फ फ्रॉड से इंटेग्रिटी मैनेजमेंट की डाउटफुल होती है या इलीगल एक्टिविटी से भी? ये ध्यान में रखिएगा, इलीगल एक्टिविटी से भी। तो इलीगल एक्टिविटीज के केस में अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो उस सूरत में भी ऑडिटर विड्रॉल की तरफ जा सकता है। ये केस स्टडी में कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। तो नॉन कंप्लायंस भी कम्युनिकेट करेगा। ISA 265 जो भी हमने पढ़ना है, 260 तो धड़ाधड़ वो नहीं है क्योंकि वो तो पूरा डिस्कस कर रहे हैं। 265 डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, अगर कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सामने आई, कौन सी? वो फिर डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करनी होंगी। सिग्निफिकेंट ध्यान में रखिएगा, हर डेफिशिएंसी नहीं। ISA 440 इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट, अगर कोई मिसस्टेटमेंट ऐसी है जो मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं की और उनका इफेक्ट मटेरियल है, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करनी चाहिए, करनी चाहिए। 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, अगर मैनेजमेंट ने इजाजत नहीं दी ऑडिटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करने की। स्कोप लिमिटेशन, अब ये देखें ना, ये 450 मिसस्टेटमेंट की एग्जांपल थी जो रिपोर्ट को अफेक्ट कर रही है, और ये 505 वाली स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल है जो रिपोर्ट को अफेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब हुआ रिपोर्ट को चाहे मिसस्टेटमेंट अफेक्ट कर रही हो चाहे स्कोप लिमिटेशन, हमने फाइनल ओपिनियन देने से पहले एक दफा कम्युनिकेट करना है। 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ये तो भाई ने भी एग्जांपल दे दी थी कि अगर ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट है जो करंट पीरियड को अफेक्ट कर रही होगी तो वो कम्युनिकेट करना। 550 रिलेटेड पार्टीज, ऐसी रिलेटेड पार्टी जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं की थी, ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर ली, याद है डायरेक्टर को कम्युनिकेट करते थे। सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो कि अप्रूव नहीं हुई, मैनेजमेंट और ऑडिटर के दरमियान में डिसएग्रीमेंट रिलेटेड पार्टी के ऊपर, अगर रिलेटेड पार्टी के हवाले से लीगल रिक्वायरमेंट्स की नॉन कंप्लायंस हो जाए, ये सारी चीजें डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करनी है। और जहां तक मुझे याद है 550 में चारों एग्जांपल्स थी कि ये मैटर्स डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करने हैं। अगर इस वक्त आपके पास 550 है तो उसको खोल के देख लें, ये सारी एग्जांपल थे। और ये हर एग्जांपल आप रेलिवेंट स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे। सब्सिक्वेंट इवेंट, मैनेजमेंट से पूछना है क्या उन्हें किसी सब्सिक्वेंट इवेंट का पता है, और अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया, कब? ऑडिट रिपोर्ट के बाद या
फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू होने के बाद, तो वो मैटर्स भी डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर सामने आए तो क्या उसकी वजह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करते हैं? अगर एडजस्टिंग हो तो करते हैं। याद है ना, ये 560 पढ़ा हुआ ना, मैं बताया था अगर पहले हुआ, आइडेंटिफाई बाद में हुआ, तो डायरेक्टर्स को भी बताना है। अगर आपने कैफ 7 कंपनी ला याद हो ना कंसेप्ट, उसमें एक होता था डायरेक्टर्स रिपोर्ट वाला, उसमें डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी सब्सिक्वेंट इवेंट का जिक्र करना था। तो जब ये सब्सिक्वेंट इवेंट ऑडिटर डायरेक्टर को कम्युनिकेट कर देता है ना, तो इससे उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में भी हेल्प मिल जाती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 5 गोइंग कंसर्न, जिन इवेंट या कंडीशन की वजह से गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, वो बताने हैं डायरेक्टर्स को, बताने हैं। ए भाई बताने हैं कि नहीं है? बताने हैं कि नहीं? क्या बताना है? देखा 570 गोइंग कंसर्न की कंडीशन, मेरे भाई ने 570 स्टैंडर्ड पढ़ा। चले 5 एग्जांपल अगर इसने बता दी ना, वो कौन कौन सी इवेंट या कंडीशन है जिन पे गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, तो फिर जी मेजर कस्टमर चला जाए छत पे, कहां गुजर जाए, दुनिया से चला जाए, कहां चला जाए, कस्टमर नहीं रहा। अच्छा, और सिग्निफिकेंट, अच्छा कस्टमर और डेटर एक ही चीज नहीं है यार, ऐसे तो पॉइंट है ना जैसे मैट्रिक में बनाते थे। और कस्टमर और डेटर एक ही चीज है, दोनों में से कोई भी बैंकरप्ट हो जाए सिग्निफिकेंट था, ठीक है। और सप्लायर जिसे हम कोई की मटेरियल बाय करते हैं, अब वो सप्लाई नहीं करा किसी भी वजह से, हो सकता है उसकी फैक्ट्री जल गई हो सकता है उसने हमारे साथ बिजनेस करना छोड़ दिया, खत्म कर टर्मिनेट कर दिया। और केस स्टडी वाली कोई नहीं बता रहे आप, इसमें तो केस स्टडी नहीं अटेम्प्ट की हुई। और इन्वेंट्री, क्या इन्वेंट्री एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो, शाबाश, इसकी कुछ एग्जांपल देते हैं। ये है केस स्टडी वाली एग्जांपल। कौन सी की फाइनेंशियल रेशियो से मुराद कौन सी? जैसे करंट रेशियो नेगेटिव लेस देन 1 है, डेट इक्विटी रेशियो एडवर्स हो यानी डेट ज्यादा हो रहा है, कंटिन्यूइंग लॉसेस में है कंपनी, ये भी गोइंग कंसर्न, ठीक है। लोन रीपे नहीं कर पा रहे, ठीक है, शाबाश, तो ये गोइंग कंसर्न। तो ये हमने फौरन गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी की तरफ चले जाएंगे कि डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है, करना है। ग्रुप ऑडिट में क्या कम्युनिकेट करते हैं? कंपोनेंट ऑडिटर को कंपोनेंट में क्या काम करना है, स्कोप में आता है ना ये। और अगर कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करना है वो भी बताते हैं, इंटरनल ऑडिटर का बताएंगे, एक्सपर्ट का बताएंगे, कंपोनेंट ऑडिटर का नहीं बताएंगे क्या? फिर इसके बाद ग्रुप ऑडिट, अच्छा हो गया। इंटरनल ऑडिट ये तो पढ़ लिया हमने एग्जांपल में। की ऑडिट मैटर, मॉडिफाइड ओपिनियन, ओहो। एमसीओ मैटर, अदर मैटर, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। अगर प्रीवियस पीरियड में मिस्टर भाई 510 भी यही चीज नहीं थी। अच्छा 510 था ओपनिंग बैलेंस, इसी साल का ओपनिंग बैलेंस, 510 इसी साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, 710 पिछले साल कंपैरेटिव में, 720 अदर इंफॉर्मेशन पढ़ा हमने, भूल गए? तो जब नीचे क्लास हुई थी हमारी 2-3 दिन, उसमें अदर इंफॉर्मेशन पढ़ा था। चलिए, अच्छा नीचे कोई पॉइंट टू नोट कर रहा है, पता नहीं क्या पॉइंट है। हाँ वो कह रहा है केस स्टडी में पूछ सकता है वो कि कौन सा मैटर कम्युनिकेट करना है कौन से नहीं। जी मेरे भाई पूछिए। हाँ जी, रिलेटेड पार्टी के हवाले से वो कह रहा है सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इधर चला गया ये, लेकिन वो सिर्फ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये ऊपर वाली बात कर रहे हैं, नॉट, बिल्कुल ठीक है। जो भी उसने मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं की वो बाय नेचर मटेरियल है। अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं की जानबूझ के या अनजाने में भी चाहे नहीं की, तो वो हम डायरेक्टर को कम्युनिकेट करेंगे, क्यों पता? वो डायरेक्टर को भी नहीं पता होगा ना। हम इसमें हर वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये पूरा मेन कंसेप्ट एक लाइन में समेट रहा हूं। हर वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो सिग्निफिकेंट है और हमारे ख्याल में हो सकता है डायरेक्टर अनअवेयर हो, हर वो इंफॉर्मेशन। तो बिल्कुल कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो, अमाउंट से इस्तेमाल क्यों ना हो, अगर वो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की हमें, तो हमें नहीं की तो इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टर को भी नहीं की होगी, चांसेस है ना। तो फिर हम क्या करें? डायरेक्टर को कम्युनिकेट करें।
ठीक है जी, तो हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आएगी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। 260 था ना, 265 था नहीं, पहले इसके क्वेश्चन किसने करने हैं, इसके 260 के क्वेश्चन किसने करने हैं, क्वेश्चन भी है। अच्छा स्टैंड चलें, ठीक है, आप चाह रहे हैं पहले 265 कर लें, 265 कर लेते हैं। जरा फिर मुझे पढ़ के बताएं इसका टाइटल क्या है। 260 में और 265 में फर्क बताएं, दो फर्क बताने आपने। हाँ, उसमें स्पेसिफिकली डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट हो रही थी, इसमें उसने स्पेसिफाई नहीं किया, इसका मतलब है ये मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन भी इसमें कवर होगी, डायरेक्टर को भी। और दूसरा फर्क, शाबाश, ये स्पेसिफिकली इंटरनल कंट्रोल को की कम्युनिकेशन को डिस्कस करेगा। 260 हर तरह की कम्युनिकेशन को डिस्कस करता था। यानी दो फर्क, क्या कम्युनिकेट करना है, किसको करना है, यही दो फर्क है। क्या कम्युनिकेट करना है, 260 कहता है हर चीज, 265 कहता है सिर्फ इंटरनल कंट्रोल। किसको कम्युनिकेट करना है, 260 कहता है सिर्फ डायरेक्टर्स को, 265 क्या कहता है, मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स दोनों। तो ये स्कोप का फर्क है, स्कोप का फर्क समझ आया आपको। चलिए जी पढ़ लेते हैं। कह रहा है ISA स्पेसिफाई विच आइडेंटिफाइड डेफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल आइटम्स रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट एंड डोचाविक गवर्नेंस। कौन कौन से वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल कम्युनिकेट करनी है, ये ISA बताएगा हमें, ठीक है। कह रहा डिटरमिनिंग वेदर डेफिशिएंसी हैज बीन आइडेंटिफाइड। अच्छा मुझे ये बताइए, बिजनेस इंटरनल कंट्रोल वीकनेस क्या होता है कि जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम हो, वो सेट पॉलिसी एंड प्रोसीजर के मुताबिक अगर कोई काम नहीं हो रहा, वही है ना वीकनेस इंटरनल कंट्रोल। और पता है कि नहीं पता, और वीकनेस इंटरनल नहीं पता, हैरान हो क्या ऐसे दिन ना देखा अगर मैं परेशान हो जाता हूं। अब क्या है एग्जांपल वीकनेस इंटरनल कंट्रोल की, एक 3 एग्जांपल्स देंगे आप वीकनेस इंटरनल कंट्रोल की कलेक्टिव क्लास, और 3 एग्जांपल देंगे मिस स्टेटमेंट की, फिर आगे चलूंगा, वरना मैंने आगे नहीं चलना। अप्रूवल, किस चीज की अप्रूवल नहीं हो रही, परचेज की अप्रूवल, ये क्या है, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, जिसे डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल भी कहते हैं। शाबाश, एक एग्जांपल ठीक जी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही नहीं है, जैसे रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल ये मेंटेन नहीं किए जा रहे, ये क्या है, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। शाबाश, 2 एग्जांपल और। क्रेडिट सेल करने से पहले कस्टमर की रेटिंग, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक नहीं करते, ये क्या है, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। शाबाश, 3। अब 3 मिस स्टेटमेंट बताइए। एसेट्स या एक्सपेंस की क्लासिफिकेशन गलत हो रही है, करेक्ट। डिस्क्लोजर नहीं दिए हुए, कौन से वाले, रिलेटेड पार्टी के गोइंग कंसर्न के, दोनों में से कोई भी, ठीक, जो भी ठीक है। और एक एकदम डेप्रिसिएशन सही रिकॉर्ड नहीं की गई, काउंटिंग पॉलिसीज एडिक्वेटली अकाउंट फॉर या डिस्क्लोज नहीं की गई, सब्सिक्वेंट इवेंट अगर एडजस्टिंग है तो उसको डिस्क्लोज कर दिया सिर्फ, ठीक है, ठीक है। अब मुझे तसल्ली होगी कि आपको डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल और मिस स्टेटमेंट में फर्क पता चल गया है, क्योंकि दोनों का स्टैंडर्ड डिफरेंट है। डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल का स्टैंडर्ड कौन सा है, 265, और मिस स्टेटमेंट का ऐसे ना करेगा कोई 705 है, क्या कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग, कोई बात। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, अच्छा एक है डेफिशिएंसी इन, अच्छा सॉरी, ये डिटरमिनिंग वेदर डेफिशिएंसी हैज बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है। क्या बिजनेस का ज्यादा पता मैनेजमेंट को है कि ऑडिटर को, मैनेजमेंट को, ठीक है। हम एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए, वहां पे इन्वेंट्री ऐसी है, डेफिशिएंसी सामने आई, क्या इन्वेंट्री है ऐसी, उन्होंने सिस्टम रखा ही नहीं हुआ कि इन्वेंट्री को कुछ अरसे के बाद चेक करें। 2 साल पुरानी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कितनी बड़ी वीकनेस है। मिस स्टेटमेंट भी है, वीकनेस भी है, मिस स्टेटमेंट भी है कि नहीं। हमने कहा, क्लाइंट ने 1 लगाया, उसने कहा हर पुरानी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट नहीं होती,
कुछ पुरानी इन्वेंट्री होती है, उसकी वैल्यू बढ़ भी जाती है। जैसे पुराने चावल, चावल की बोरियां रखी हैं, 6 महीने गुजर गए तो क्या ऑब्सोलीट हो गई हैं? साल गुजर गए, पुराने चावल ज्यादा अच्छे होते हैं ना, ऐसे ज्यादा महंगे होते हैं। हाँ, तो हर चीज पुरानी नहीं। तो हम कहें एजिंग रिपोर्ट नहीं सही बना के इसकी प्रीवियस रिकॉर्ड करे, एजिंग रिपोर्ट नहीं बन रही, कंट्रोल पे एक लगाएंगे, कहेंगे जितनी पुरानी उतनी अच्छी। इसीलिए अगर याद रखे कभी हमें लगे ना कि इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है, तो यहां पे स्टैंडर्ड क्या है, एकदम मैनेजमेंट से डिस्कस कर लो, मैनेजमेंट से डिस्कस, क्योंकि हो सकता है वो इंटरनल कंट्रोल वीकनेस नहीं बल्कि उनकी प्रैक्टिस हो। भाई कर लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहरहाल मैनेजमेंट का नॉलेज ऑपरेशन के बारे में ज्यादा होता है। यहां पे हमें पता चल गया कि स्कोप क्या है स्टैंडर्ड का, यहां पे पता चल गया कि कौन सी चीज वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है, कौन सी नहीं है। ठीक है जी, अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 भी आ जाए। जितनी भी वीकनेस इन डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल है, क्या सारी एक बराबर होंगी कि कुछ सिग्निफिकेंट है कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है? होता ना से भाई, हर मिस स्टेटमेंट मटेरियल थोड़ी होती है, उसी तरह हर वीकनेस भी सिग्निफिकेंट थोड़ी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिस स्टेटमेंट कैसे पता चलेगा सिग्निफिकेंट है कि नहीं, आप कहेंगे सर उसकी अमाउंट पे, आप कहेंगे सर उसकी नेचर पे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे पता चलेगा कि कोई वीकनेस सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ये कैसे बताएंगे? उसका इंपैक्ट शाबाश। और ये फैक्टर्स, पहला लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट, कि उस वीकनेस के नतीजे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितना है, कितना चांस है। हम जब असल में रिस्क असेसमेंट करते हैं, तो आपने शायद किसी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, रिस्क असेसमेंट करते हैं तो रिस्क की जब क्वांटिफिकेशन करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। रिस्क की क्वांटिफिकेशन करते हैं तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। जैसे लाइक्लीहुड, उस इवेंट के जिसकी वजह से रिस्क राइज हो रहा है होने का चांस कितना है, अगर वो इवेंट अगर होता है तो कितना नुकसान होगा। ठीक है, लाइक्लीहुड, मैग्नीट्यूड, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज, इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अगर हम घर से बाहर निकले एक्सीडेंट हो सकता है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है, और अगर रोड एक्सीडेंट शदीद हुआ तो बंदा जख्मी भी हो सकता है, शदीद जख्मी, उसकी अटेम्प्ट हो सकता है वो ना दे सके। भाई ऐसे ही है। अच्छा, अब जब आप ओवरऑल रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, तो सिर्फ क्या इस चीज को देखते हैं कि इंपैक्ट कितना होगा अगर गलती होती है, कि गलती होने का चांस भी देखना चाहिए। यही कह रहा है लाइक्लीहुड भी देखो और मैग्नीट्यूड भी देखो, मैग्नीट्यूड भी देखो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जिनसे ज्यादा एक्टिविटीज गुजर रही होती हैं, जैसे सेल सिस्टम में जो कंट्रोल है, सेल ऑफ इन्वेंट्री में, परचेज ऑफ इन्वेंट्री में। ठीक है, इनमें हो सकता है अमाउंट फिक्स एसेट की निस्बत कम हो, लेकिन चूंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ठीक, और फिक्स एसेट से रिलेटेड कंट्रोल जो है, इनके हालांकि वॉल्यूम कम है लेकिन मैग्नीट्यूड ज्यादा हो सकता है। तो हमने जब कंट्रोल्स को यह डिसाइड करना है सिग्निफिकेंट है कि नहीं, क्या हमने सिर्फ उसकी लाइक्लीहुड को देखना चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखना चाहिए, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को देखना चाहिए, सिर्फ उसकी इंपोर्टेंस को, या सारे फैक्टर को सामने रखे डिसीजन। ठीक है जी, पहले हमने देखा डेफिशिएंसी है कि नहीं, अगर है फिर यहां पे क्या देखा, सिग्निफिकेंट है कि नहीं। आगे चले जी। अब मुझे बताइए, आगे सिर्फ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जाएंगी कि रेगुलर डेफिशिएंसी की भी डिस्कशन हो रही होगी, गैस करें। भाई कुछ यहां पे हमने कुछ डेफिशिएंसी रेगुलर हैं, कुछ सिग्निफिकेंट, ऐसे ही है ना, ये सारे फैक्टर्स का यही मकसद था ना। आगे डिस्कशन सिर्फ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज की होगी कि हर तरह की डेफिशिएंसीज की? हर तरह की डेफिशिएंसीज की, क्योंकि टाइटल में देखे, स्कोप में उसने क्या बताया था कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को भी होगी, डायरेक्टर्स को भी होगी। अगर सिर्फ यहां होता ना कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज टू डायरेक्टर्स, फिर सिर्फ आगे सिग्निफिकेंट चलता, लेकिन यहां पे आगे चल के आप देखेंगे दोनों तरह की डेफिशिएंसी डिस्कस कर रहा है। कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, और फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 क्या है, कम्युनिकेशन टू डायरेक्टर्स। भाई ऐसे ही होना चाहिए, दोनों डिस्कस करने चाहिए थे ना उसको, कि सिर्फ मैनेजमेंट। कह रहा है डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाइड इन करंट पीरियड,
करंट पीरियड में डेफिशिएंसी सामने आई हैं, तो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करो। ठीक है जी, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करो डेफिशिएंसीज। आर्टिफिशियल कम्युनिकेट, अब इसमें दो हिस्से हैं, जो आइडेंटिटी करंट पीरियड में हुई है उनका क्या करना है, जो प्रायर पीरियड में है उनका क्या करना है। ठीक है, आर्टिफिशियल कम्युनिकेट एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑन टाइमली बेसिस। क्या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हैं तो इन राइटिंग कम्युनिकेट करो, और अदर डेफिशिएंसीज हैं दैट हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड वो भी कम्युनिकेट करो, टाइमली कम्युनिकेट करो। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे अगेन वही कंसेप्ट है जो 260 वाला था, कम्युनिकेशन कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। कब करनी है, क्या एंड में कम्युनिकेशन करते हैं? आपको अंदाजा होगा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑडिट डिपार्टमेंट में कि हम मैनेजमेंट लेटर सेंड करते हैं मैनेजमेंट को, याद है मैनेजमेंट लेटर, उसमें क्या होता है बेसिकली वीकनेसेस ही होती है, और रिटर्न फॉर्म एंड पे, शाबाश, रिटर्न फॉर्म एंड पे। लेकिन जबानी कलामी पहले भी कम्युनिकेट कर देते हैं अगर जरूरी हो। ठीक है, तो कम्युनिकेट करना है टाइमली बेसिस पे, ये ज़हन में रखिएगा। टाइमली उसने कहा एंड ऑफ द ऑडिट स्पेसिफाई नहीं कर दिया। अब टाइमली क्या, ये डिपेंड करता है कंट्रोल के नेचर, डेफिशिएंसी के नेचर पे। और दूसरी चीज, रिटर्न करना है कि ओरल करना है, ये भी डिपेंड करता है सिग्निफिकेंस पे। ठीक, तो हाँ, एट द एंड ऑफ द ऑडिट जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी अगर आती है ना, आप पहले अगर आपने ओरल फॉर्म में कम्युनिकेट कर भी दिया है, एंड में रिटर्न जरूर कम्युनिकेट करना। क्लियर हुई है बात? अच्छा, डेफिशिएंसी सामने आई आपके, वो सिग्निफिकेंट नहीं है और अर्जेंट नेचर की भी नहीं है, क्या मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करनी चाहिए? हाँ, कर देनी चाहिए, बिल्कुल करें। टाइम स्टार्ट में भी कर सकते हैं, एंड में भी, रिटर्न भी कर सकते हैं, ओरल भी। अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, अर्जेंट नेचर की नहीं है, कैसे कम्युनिकेट करें? ये रिटर्न कब कम्युनिकेट करें? एंड पे भी कर सकते हैं क्योंकि अर्जेंट नेचर की नहीं है। और अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, अर्जेंट नेचर की है, ओरल भी कम्युनिकेट करते हैं और एंड पे रिटर्न भी कम्युनिकेट करनी है। अगर सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट नेचर की है, ओरल कर दें, रिटर्न की जरूरत चाहे तो रिटर्न भी कर दें। ठीक है, डेफिशिएंसी ये तो था करंट पीरियड का, हमने देख लिया कौन सी कम्युनिकेट करनी है, और हमने देख लिया कब कम्युनिकेट करनी है। प्रायर पीरियड, पिछले साल में अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हैं लेकिन अनकरेक्टेड है, पिछले साल वीकनेस थी, क्लाइंट आपको हर साल यही कहता है, सर इस दफा बस ठीक कर दें, बाकी अगले साल हम सारा काम खुद कर लेंगे, बस इस दफा आप कर लें। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी थी, पिछले साल स्टॉक आउट नहीं हो रहा था, क्रेडिट सेल की अप्रूवल नहीं हो रही थी, हमने मैनेजमेंट लेटर में लिख दिया, इस साल सिग्निफिकेंट था, इस साल आए फिर वही काम, क्या करें? दोबारा कम्युनिकेट कर दें या मैनेजमेंट लेटर में रेफर कर दें कि पिछले साल का वीकनेस नंबर 7 इस साल भी है, वो रिपीट करनी है, रिपीट को अंडरलाइन कर लें, वो रिपीट करनी होगी आपने। अच्छा, अदर डेफिशिएंसी, लेकिन यानी जो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, पिछले साल कम्युनिकेट हो गई है, अदर डेफिशिएंसीज है, क्या वो इस साल रिपीट करने की जरूरत है? नहीं। सिग्निफिकेंट हो तो रिपीट करना है, सिग्निफिकेंट नहीं है तो रिपीट नहीं करना। एक और सवाल पूछो, क्या डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल जो मैनेजमेंट की है सिर्फ ऑडिटर ही आइडेंटिफाई करता है कि कोई और पार्टीज भी कर सकती है? कौन? इंटरनल ऑडिटर भी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी कर सकती हैं। ये स्टेट बैंक की जब इंस्पेक्शन टीम जाती है ना कमर्शियल बैंक, तो आपको पता है वो उनकी सारी कंप्लायंस टेस्टिंग करते हैं, तो वो भी रेगुलेटर्स भी वीकनेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमें कोई वीकनेस मिले इंटरनल ऑडिटर से या वीकनेस आइडेंटिफाई हो रेगुलेटर्स की तरफ से, क्या वो हमें रिपोर्ट कर देनी चाहिए? क्या वो रिपोर्ट कर देनी चाहिए? कहता है नहीं करनी। वो कम्युनिकेट, डायरेक्टर कहेंगे, मैनेजमेंट कहेगी भाई आप जो हमें वीकनेस कम्युनिकेट कर रहे हो ये इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट से उठाइए ना, ये वो ऑलरेडी हमें बता चुका है। तो जो वीकनेस ऑलरेडी कम्युनिकेट हो चुकी है मैनेजमेंट को, वो हमने नहीं कर। हाँ, सिग्निफिकेंट हो तो करनी है, वो ऊपर पढ़ दिया हमने, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक। लेकिन ये आखिरी लाइन बड़ी अजीब है। देखिए अभी तक हमें क्या पढ़ा, हमने कहा अगर डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल आए
हम देखेंगे सिग्निफिकेंट है कि नहीं इस साल की अगर बात करें, ठीक है। सिग्निफिकेंट है तो वो कम्युनिकेट करनी है, वो भी करनी है। सिग्निफिकेंट नहीं है, अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो वो भी कम्युनिकेट करनी है, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि सिग्निफिकेंट है तो रिटर्न करनी है, सिग्निफिकेंट नहीं है तो ओरल कर दे। क्लियर? ये तो होगी इस साल की बात। पिछले साल की बात करें, सिग्निफिकेंट है तो इस साल रिपीट करनी है, सिग्निफिकेंट नहीं है तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब तीसरी बात उन वीकनेसेस की करें जो दूसरे लोगों ने आइडेंटिफाई किया, वो हमने कम्युनिकेट नहीं करनी। ठीक है जी। आखिरी चीज, अब ये स्पेशल सिचुएशन कह रहा है पिछले साल एक डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सामने आई जो सिग्निफिकेंट नहीं थी। गौर से सुनिएगा, सिग्निफिकेंट नहीं थी। क्या पिछले साल हमने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट की होगी? सिग्निफिकेंट नहीं थी, की होगी। इसका मतलब है हर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल हमने कम्युनिकेट करनी है, चाहे सिग्निफिकेंट हो चाहे ना हो, करंट ईयर की। ठीक है। अब पिछले साल में बैठ के देखें, हम पिछले साल ऑडिट कर रहे थे, पिछले साल कोई डेफिशिएंसी नजर आई, वो सिग्निफिकेंट नहीं थी, कम्युनिकेट करनी है मैनेजमेंट को, करनी है, चाहे ओरल करें चाहे, इससे प्रॉब्लम नहीं है, करनी है। ठीक है जी। इस साल आए, पिछले साल की वीकनेस इस साल भी चल रही है, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं थी, सिग्निफिकेंट नहीं थी। सिग्निफिकेंट होती तो इस साल भी रिपीट करते, सिग्निफिकेंट नहीं थी। क्या करें? क्या वो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करनी चाहिए? पिछले साल इनसिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी थी नॉट सिग्निफिकेंट, कम्युनिकेट कर दी। इस साल सेम रिपीट हो रही है, वही डेफिशिएंसी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। क्या हमें दोबारा मैनेजमेंट को बताना चाहिए? अभी क्या कहा? रिपीट के लफ्ज से सुने। पिछले साल वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सामने आई, सिग्निफिकेंट नहीं थी, हमें क्या करना चाहिए था? मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना चाहिए था, कर दिया पिछले साल। इस साल फिर ऑडिट करने आए, वो वीकनेस अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। क्या हमें ये मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना? नहीं करना। लेकिन दो चार गवर्नेंस को बताते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का नॉन आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी को ठीक ना करना ना मैनेजमेंट की नाअहली की तरफ इशारा कर रहा है। ये बता रहा है। बात समझ आई? नहीं है, कोई समझ नहीं है। आपने देखना है डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है कि नॉट सिग्निफिकेंट है, इस साल की है कि पिछले साल की है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी पिछले साल आइडेंटिफाई हुई, कम्युनिकेट करनी थी कि कैसे करनी थी? रिटर्न कर दी। इस साल सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इस साल भी है, एग्जिस्ट कर रही है, क्या करें? रिपीट कर दें। क्लियर? पिछले साल सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज थी, इस साल वो ठीक हो गई है, अब कम्युनिकेट करना है ही नहीं तो कम्युनिकेट ही नहीं करना। अब नॉन सिग्निफिकेंट की तरफ आए। पिछले साल डेफिशिएंसी थी नॉन सिग्निफिकेंट, कम्युनिकेट करनी थी पिछले साल की, कैसे करनी थी? ओरल या रिटर्न, जो भी कर लें, ओरल भी हो सकती है रिटर्न भी हो सकती है, कर दिया। इस साल आए तो वो नॉन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इस साल भी है, अब मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करनी है नहीं, लेकिन मैनेजमेंट का ठीक ना करना उस डेफिशिएंसी को मैनेजमेंट की नाअहली की तरफ इशारा कर रहा है, तो क्या करें फिर? दो शाबे गवर्नेंस को। शुक्र है, वही समझ आई। हाँ, तो वो करेंगे ना आगे, वो भी करेंगे। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई हो जाए ना, वो डायरेक्टर, अभी तो मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, डायरेक्टर की तरफ तो भी गया ही नहीं। डायरेक्टर तो अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, अभी नहीं पढ़ाया। सवाल समझा उनका? वो कह रहे हैं सर पिछले साल की नॉन सिग्निफिकेंट है, वो आपने इस साल अगर एग्जिस्ट कर रही है, मैनेजमेंट को नहीं बताई, डायरेक्टर्स को बता दी, तो जो पिछले साल सिग्निफिकेंट है और वो इस साल भी है, वो नहीं कहा डायरेक्टर को, वो मैनेजमेंट को कह दिया रिपीट कर दो, तो वो डायरेक्टर को भी बतानी है, लेकिन वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में नहीं है, 5 में। ठीक है, परेशान ना आएगा, वो भी आएगा। आगे चलते हैं, ये आ गया जी। Auditor shall communicate in writing significant deficiency in internal control identified on timely basis। ठीक है। अब उसने ये स्पेसिफाई किया कि इस साल वाली बताओ, नहीं दिया ना। ड्यूरिंग ऑडिट जो आइडेंटिफाई हुई है, तो इस साल आइडेंटिफाई हुई है फ्रेश, वो कम्युनिकेट करनी है, और जो पिछले साल हुई थी और इस साल भी कंटिन्यू कर रही है, वो भी तो करना है। बल्कि इससे मुझे एक और कंसेप्ट याद आ गया, 701 का। क्या कंसेप्ट बताएगा कुछ? क्या कंसेप्ट आया जिनमें 701 का? इशारा दे दिया आपको।
एक कैम दिया अगले साल फिर हाँ, पिछले साल कैम दिया, अगले साल उसी चीज के ऊपर दोबारा कैम दे सकते हैं। अगर वो स्टिल कंटिन्यूइंग रेलिवेंस है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, तो अगले साल भी कैम आ सकता है। वही कंसेप्ट इधर है। तो क्या इस साल दोबारा डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कैम? पिछले साल कर तो दिया था, इस साल दोबारा कम्युनिकेट करेंगे क्या? दोबारा करेंगे? प्रेशर में क्यों आ जाता है? दोबारा करेंगे ना। वो ये जनरल रूल नहीं पढ़ा हमने, रिपोर्ट को जो चीज इफेक्ट करेगी रिपोर्ट वो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करा। कैम की डेफिनेशन में लिखा हुआ था कम्युनिकेटेड विद दो शाबिक गवर्नेंस। 3 ही तो चीजें लिखी थी कैम की डेफिनेशन में। कोई यस नहीं, कुछ याद नहीं है आपको। मोस्ट सिग्निफिकेंट हो, करंट पीरियड का हो, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किया हो, अदर देन किया। वो हर चीज की एक्सेप्शन नहीं होती यार, हर चीज की एक्सेप्शन नहीं होती। जो पिछले साल कम्युनिकेट किया हुआ है कि वो इस साल किया मैटर बन सकता है, शुक्र है। तो इस साल दोबारा कम्युनिकेट करना पड़ेगा। पिछले साल सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल थी, इस साल भी कंटिन्यू कर रही है कोई। मैनेजमेंट को क्या डायरेक्टर्स को? दोनों को करेंगे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। नहीं, अब घर जाके पढ़िएगा तसल्ली से, फिर ही समझ आएगी। भाई डायरेक्टर को सिग्निफिकेंट, इसका मतलब है रूटीन की डेफिशिएंसी डायरेक्टर को तंग नहीं करना। जो हाँ एक केस, अब बताएं तो मानूं आपको। मेरा जो कंसेप्ट बना ना इस स्टैंडर्ड को पढ़ के अभी तक, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आपने बताना सही है कि गलत। वो ये बना है कि इस साल जो डेफिशिएंसी चाहे जैसी मर्जी हो, छोटी हो बड़ी हो, मैनेजमेंट को तो लाजमी बतानी है, डायरेक्टर्स को सिर्फ उसको बतानी है जो सिग्निफिकेंट होगी, वरना नहीं। क्या ये कंसेप्ट ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और सिमिलर कंसेप्ट मेरा प्रीवियस ईयर की डेफिशिएंसी का है। अगर पिछले साल की डेफिशिएंसी इस साल भी कंटिन्यू कर रही है तो सिग्निफिकेंट है तो दोनों को बताएंगे, मैनेजमेंट और डायरेक्टर को। इनसिग्निफिकेंट है तो सिर्फ मैनेजमेंट को बताएंगे। हाँ, इनसिग्निफिकेंट है तो सिर्फ डायरेक्टर को बताएंगे। शाबाश, कुछ समझ आई अब? और सिग्निफिकेंट है तो वो मैनेजमेंट को भी रिपीट करनी है, डायरेक्टर को भी। क्यों? डायरेक्टर को पिछले साल कर तो चुके होंगे, सिग्निफिकेंट है ना। इस साल क्यों कर रहे हैं? इस साल भी सिग्निफिकेंट है ये चीज। अब मुझे तसल्ली हुई है, समझ आगे। व्हेन एंड हाउ टू मेक, ये तो गया ना व्हाट टू कम्युनिकेट, सिग्निफिकेंट। व्हेन एंड ओरली, कहता है पहले ओरली भी कर सकते हैं कम्युनिकेट, ठीक है। ताकि किस लिए? ताकि मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स टाइमली एक्शन ले ले। जबानी कलामी बताने का मकसद क्या है? फॉरेन एक्शन। वही वो इन्वेंट्री गेट ओपन। हाँ, वो इन्वेंट्री गेट ओपन है तो जाके लिखत पढ़त में टाइम थोड़ी जाया करेंगे, बंद कर दे। हमारे पास ताला चाबी नहीं है। इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट मैनेजमेंट ने करना है, ऑडिटर ने नहीं करना। ऑडिटर अपना ताला लगाए, मैनेजमेंट चाबी ढूंढ रही है, चाबी की तरह लग क्यों नहीं रही है? पता चला ये ताला ऑडिटर का है, ऐसे थोड़ी होगा। हमने सिर्फ कम्युनिकेट करना है, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट एक्शन मैनेजमेंट नहीं लेना। हाँ, और रिटन फॉर्म में भी कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। डायरेक्टर्स को कम्युनिकेशन ओरल भी होगी, रिटन भी होगी, ठीक है। आगे वो बता रहा है कि कब कम्युनिकेशन होनी है। वो कहता है अगर लिस्टेड कंपनी है ना तो बाज़ औक़ात रिस्पांसिबिलिटीज होती है डायरेक्टर्स की कि उन्होंने अपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में इंटरनल कंट्रोल की एडिक्वेसी को मेंशन करना होता है। तो इसीलिए वो जो डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना, उससे पहले पहले कम्युनिकेट करने तो डायरेक्टर्स के भी काम आ जाएगी। वरना लिस्टेड एंटिटी नहीं है तो फिर चाहे ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी दे दे। कंटेंट्स ऑफ, हाँ, अब मैं आपसे कहूंगा ना कि सबसे अहम यही पैरा है तो आप नहीं मानेंगे। सबसे आसान इस स्टैंडर्ड का और सबसे अहम केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं ये पैरा आपको समझाता हूं, आपने बताना है कि ये क्यों सबसे अहम है कंसेप्ट। कहता है कंटेंट्स फॉर ड्राफ्टिंग। यहां बता रहा है आपको कि ड्राफ्ट कैसे करना है। जो डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल आपके सामने आई ना, आपने ड्राफ्ट कैसे करना है, ड्राफ्ट कैसे करना है। टोटल 5, एक डेफिशिएंसी अगर सामने आए ना, उसकी हमने 5 चीजें लिखनी होती हैं डिस्क्राइब करते हुए। पहला, हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी लिखनी है। क्या कि सर ये स्टॉक आउट नहीं कर रहे, डिस्क्रिप्शन लिख दी डेफिशिएंसी। फिर लिखना है एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल इफेक्ट, इंपैक्ट क्या हो सकता है इस डेफिशिएंसी का। स्टॉक आउट नहीं हो रहा, चोरी हो गया तो टाइमली पता नहीं चलेगा, ये इसका इफेक्ट है।
दरवाजा खुला छोड़ा चोरी हो सकता है। पहले बताया डेफिशिएंसी क्या है, फिर क्या बताया, इंपैक्ट क्या है, फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि उसको एक्सप्लेन करना है डेफिशिएंसी को। ये एक स्टूडेंट है, ये हर रोज ऑडिट की केस स्टडी नहीं कर रहा, हर रोज ऑडिट नहीं पढ़ रहा। ये कौन सा एलिमेंट है, डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसको और बहुत से काम है जो उसने रोज करने होते हैं, एक्सप्लेनेशन। और अगर ये हर रोज नहीं पढ़ेगा तो फेल हो सकता है, इम्पैक्ट। जब तक इफेक्ट ना बताए मैनेजमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब बताए ना हाँ अगर इस डेफिशिएंसी का ये नुकसान हो सकता है, फिर वो कुछ। ऑडिटर में आल्सो इंक्लूड इन द रिटन कम्युनिकेशन सजेशन भी, तो सजेशन, इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि दूसरी एक्टिविटी कम और एजुकेशनल एक्टिविटीज ज्यादा कर दें, ये सजेशन है। और फिर मैनेजमेंट का रिस्पांस भी, कि नोट कर लिया सर आइंदा से वादा मैं ये काम करूंगा, तो मैनेजमेंट का रिस्पांस भी, ठीक है जी। कि मैनेजमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, मैनेजमेंट का रिस्पांस होना चाहिए कि नहीं, क्यों, क्योंकि डायरेक्टर्स को बता रहे हैं, ठीक है। एक दफा मैं क्लाइंट पे गया, उसमें 10-12 वीकनेसेस सामने आए, तो मैनेजमेंट रिस्पांस वाला कॉलम बना होता है, या हम मैनुअली बना लेते हैं, खुद से लिख लेते हैं, या बाज़ औक़ात फर्म का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है, उस पर छपे होते हैं सारे सेक्शंस। तो उस पर 10-12 वीकनेस थी, हर एक पे रिस्पांस में उसने एक ही बात लिखी, क्या, नोटेड फॉर फ्यूचर कंप्लायंस, नोटेड फॉर फ्यूचर कंप्लायंस। तो मैनेजमेंट का नॉर्मली क्या होता है उसका रिस्पांस, कि ठीक है सर नोट कर लिया है, आइंदा से इसके ऊपर अमल करेंगे, और अगले साल जाए तो फिर अमल कोई नहीं होता। अगर अगले साल जाए और फिर उस वीकनेस के ऊपर अमल कोई नहीं हुआ, आप क्या करेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया। पिछले साल आपने एक वीकनेस आइडेंटिफाई की थी, वो मैनेजमेंट लेटर के जरिए कम्युनिकेट कर दी, अगले साल आए फिर वही वीकनेस अभी भी है, क्या करेंगे, चेक करेंगे सिग्निफिकेंट है कि नहीं, शाबाश। अगर सिग्निफिकेंट है तो मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स दोनों को कम्युनिकेट करेंगे, शाबाश। कैसे करेंगे, रिटर्न, शाबाश। और अगर इन नॉन सिग्निफिकेंट है तो डायरेक्टर्स को, क्योंकि नॉन सिग्निफिकेंट उसका ठीक ना करना मैनेजमेंट की नाअहली की निशानी है, शाबाश भाई। ये बात समझ आ गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बल्कि आपको कहूं कि कोई एक वीकनेस है, उसको मैनेजमेंट लेटर में कैसे ड्राफ्ट करोगे, तो बता देंगे। हाँ, इसमें ये 3 चीजें रिक्वायर्ड है, ये 3 चीजें रिक्वायर्ड है, बाकी की ये चीजें रिक्वायर्ड नहीं, ठीक है। लेकिन आपने याद रखे जब कभी ड्राफ्टिंग करनी है ना, तो आपने कौन कौन सी 3 चीजें इंक्लूड करनी है, डिस्क्रिप्शन, इंपैक्ट और सजेशन। आईकैप बाय स्टैंडर्ड ऑडिटर को रिकमेंडेशन देना वीकनेस इंटरनल कंट्रोल की रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आईकैप एक्सपेक्ट करता है कि आपको वीकनेसेस इंटरनल कंट्रोल का पता हो कि कैसे ठीक होती हैं। समझ रहे हैं, प्रैक्टिकली सजेशंस क्लाइंट को डिस्क्राइब करना वैसे हमारी प्रैक्टिस होती है, हम करते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ आपने वीकनेस आइडेंटिफाई कर दिया, आपका काम हो गया। सजेशन देना प्रैक्टिकली रिक्वायर्ड, लेकिन एग्जाम की केस स्टडी में रिक्वायर्ड है। ये एग्जाम की केस स्टडी में किसी भी वीकनेस को जब आप डिस्कस करेंगे 3 चीजें लिखेंगे, वीकनेस क्या उनसे आइडेंटिफाई किया है, इंपैक्ट क्या है, सजेशन क्या है। डन जी। अब सुन लीजिए, 2 स्टैंडर्ड पढ़े, 260 और 265। 260 की केस स्टडी कैसे सेट करेगा भला, 260 में वो हमसे पूछेगा कि ये सारे मैटर्स हैं, बताओ कौन कौन से मैटर्स डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करने हैं, ये डिसीजन करवाएगा। और 265 की केस स्टडी में क्या पूछेगा भला, ये वीकनेसेस है, ड्राफ्ट करवाएगा, ड्राफ्ट करके दो। दूसरे कंसर्न भी पूछ सकता है, मैं पास स्टैंड की बेस पे आपको बता रहा हूं, वरना पूछने को आपको होता है क्या, कुछ भी पूछ ले, सिलेबस के अंदर रहते हुए कुछ भी पूछ ले। क्लियर जी। चलिए, अब स्टैंडर्ड दोनों कवर हो गए, और कल वाले स्टैंडर्ड की हमने केस स्टडी भी डिस्कस कर ली। आज के जो स्टैंडर्ड है, ये नेक्स्ट लेक्चर में इनकी केस स्टडी डिस्कस आपने, लेकिन रिटर्न अटेम्प्ट करके आनी है, रिटर्न अटेम्प्ट करके आनी है, ठीक है। व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। चलिए, तो वो आपने रिटर्न फॉर्म में लाजमी अटेम्प्ट करके आनी है। क्लियर जी। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।